होगी ये मीटिंग। नमस्कार जी। नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस दिल्ली स्टडी सर्कल के इस वेबिनार में। आई बस से आप सब बिजी होंगे, बट इस बिजी शेड्यूल से भी आपने टाइम निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम सर। नमस्कार। हमारे बीच हमारे स्पीकर दीपक जी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों की कंप्लाइंसेस है, लास्ट डेट भी है और काफ़ी बिजी भी है आप लोग, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू दीपक जी जो उन्होंने बिजी शेड्यूल होते हुए भी टाइम निकाला। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्कशन ऑन क्लॉज 44 एंड एनालिसिस ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म 3CD। थोड़ा सा डिफरेंट हटके है, हम डायरेक्ट टैक्स ऑडिट या सेक्शंस की बात नहीं करते हैं, बट अलग एनालिसिस है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी 3CD रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड ऑब्वियसली जो सर बताएंगे उसके इनपुट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे और मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बिल्कुल सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। प्रोग्राम शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी, आप वो सब कहें, प्रोग्राम के बारे में बताएं और विधिवत शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा टू ऑल। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं समझता हूँ सितंबर इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दीपक जी ने भी बड़ा मुश्किल से समय दिया हमको कि भाई मुझे भी काम करने दो। तो जैसा संदीप जी ने बताया कि जो आज का टॉपिक है टैक्स ऑडिट, काफी लोग सुन चुके होंगे, काफी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से हम देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो एक इंटरेक्टिव जो होता है उसके लिए हमने एक आज सेमिनार रखा है। और दीपक भोलूसरिया जी, वेरी सीजन्ड स्पीकर ऑन बैंक ऑडिट्स, ऑन TDS, ऑन टैक्स ऑडिट। और जहाँ प्रॉब्लम है कोई फाइलिंग में, तो टैक्स, मैं कहता हूँ टैक्स एक्सपर्ट भी बड़े अच्छे हैं दीपक जी हमारे। तो ये रियली दिस इज एसेट ऑफ आवर प्रोफेशन। दीपक भोलूसरिया जी आज इन्होंने समय दिया हम लोगों को, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दीपक जी। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 11:10 हो चुके हैं और बस हम शुरुआत करेंगे। और मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप कोई शंका मन में ना रखें, जो भी चीज़ हैं आप हाथ रेज कर दें, क्वेश्चन बॉक्स में डाल दें। दीपक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सूटेबली उसको एड्रेस करेंगे। तो इन शब्दों के साथ दीपक जी आपका स्वागत, संदीप जी आपका स्वागत। पूरा पेन लेके आप सेमिनार को आयोजित करते हैं, स्टडी सर्कल को चला रहे हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ओवर टू संदीप प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स 10 मिनट ऑलरेडी होने को आए हैं, तो जस्ट सर ने बहुत अच्छी बात बोली दीपक जी के बारे में, सीजन एक्सपर्ट और हमारे प्रोफेशन के एसेट्स हैं दीपक जी। और आप दीपक जी की किसी भी टॉपिक पे आप दीपक जी को सुने तो आप हमेशा, आपको ये लगेगा आपने कुछ ना कुछ पाया है। तो आज भी हम लोग बहुत कुछ पाने वाले हैं। तो ऐसे हमारे दीपक जी हैं, तो अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीपक जी टू स्टार्ट हिज डेलीब्रेशन। ओवर टू यू दीपक जी। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। Can you see the screen? या Okay. 2 मिनट दीजिएगा सर, मैं जी थोड़ा जी। सेटअप कर लूँ, क्योंकि हमारी ऑफिस की लिफ्ट ने टाइम ले लिया मेरा। Okay.
A very good morning to everyone. My name is Deepak Bolusaria. Thank you, Durga Das Agarwal ji. Thank you, Sandeep Sharma ji, and other office bureau of the East Delhi CP Study Circle. Generally, I understand that all the webinars are usually conducted in the evening, but it was my insistence that this webinar should be conducted only in the morning, because generally you see, I'm not a early riser. But I'm a owl, you can say. I generally work late in the night. So if let's say I do webinars after 5 p.m. So basically, you see, by the time a webinar is concluded, my working hours are basically over. So in order to avoid that kind of situation, I had requested Sandeep to kindly organize this webinar, particularly in the morning itself. So thank you for that, for heeding to my request. So now, without wasting much of the time, our today's topic is on, first of all, this entire webinar has been divided into two parts. First is clause 44. I'm audible, right? Yeah, yes, sir. आवाज clear है ना? हाँ जी, बिल्कुल clear. Okay. So in the first instance, I would also like to request Sandeep ji and Durga Das ji to kindly switch off their cameras. Thank you. And I hope co-host rights are also available with me. Let me see. It is not. May I request Sandeep to kindly give me the co-host rights also? Sure, sir. Vineet? Yes. बेटा co-host rights ना सर को दे दीजिए, please. Okay, sir. I think multiple co-hosts can be there, sir. Yeah, right. So I was telling that this entire webinar is divided into two parts. In first part, we will be discussing the clause 44, what it talks about, how should we extract the information, what kind of information should we give, are there any exclusions, or is there any inclusion for a particular column of table of clause 44, or are there any exclusions for another column of table under clause 44, and so on and so forth. We will discuss all these issues in detail. So let's first understand what clause 44 asks us as an auditor. What kind of information should we furnish, right? Guys, this slide particularly is not according to column 2 to column number 7, but I will let you know what each line item depicts, and from which column each line item has been extracted out. So if I look at first slide, it says first line item, it says total amount of expenditure incurred during the year. So the very thing it is asking is total amount of expenditure incurred during the year. So it is from column number 2, right? Column number 2 of table 44. I'm saying table number 44. Basically, there is a table within the clause 44. So for ease of reference, I am simply referring the entire table as table number 44. So in table number 44, there is a column number 2 which says total amount of expenditure incurred during the year, right? And then there are column number 3, 4, 5, 6, and 7. So 3, 4, 5, 6, and 7. So you can say, just a sec. Let me put on this laser pointer. So you can say this particular line item is from column number 2 of table 44. If I go to relating to goods or services exempt from GST, it is from column number 3 of table number 44. Then expenditure in respect of entities registered under GST relating to entities falling under composition scheme, it is column number 4. Then column number 5, it says relating to other registered entities. So basically the expenditure in relation to entities registered under GST has further been subdivided into 3 parts. Column number 3 talks about exempt supplies from registered suppliers.
whether that registered supply is under composition or non-composition, it is immaterial. Second thing is relating to entities falling under composition scheme, and then relating to other registered entities. So basically, if you say, let's say I have carved out entire expenditure into two parts. One is related to registered entities and another is related to unregistered entities. So as far as registered entities are concerned, so I will further subdivide that part into three parts. First, you have to carve out what are the exempt supplies. Then you have to carve out whether the supply which is taxable, is it from a composition supplier or a non-composition supplier, right? So as far as exempt supply is concerned, it can be from a composition supplier, it can be from a registered, I mean, a non-composition supplier. You see, composition in any case has to be, the composition supplier has to be in any case a registered composition supplier, right? So मोटे तौर पे हम अगर बात करें तो इसको हमने ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. पहला, आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है कि खर्चा पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है, राइट? देन उस खर्चे को फर्दर आपको सब डिवाइड करना है दो हिस्सों में. पहला हिस्सा ये है, आपको रजिस्टर्ड एंटिटीज का खर्चा निकालना है, और दूसरा अनरजिस्टर्ड एंटिटीज का खर्चा निकालना है, राइट? तो अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कहा कि भी टोटल एक्सपेंडिचर 120 रुपए का है, राइट, या 100 रुपए का, फॉर एग्जांपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 रुपए का है, तो 100 में से आपने क्या करना है, आप कहते हो जी 80 रुपए तो रजिस्टर्ड का है, 20 रुपए जो है अनरजिस्टर्ड का है, तो आप 80 रुपए एक तरफ कर लीजिए और 20 रुपए एक तरफ कर लीजिए, करेक्ट? अब 80 में से फर्दर आपको सब डिविजन्स करने हैं. पहला आपने देखना भैया 80 में से एग्जम्प्ट सप्लाईज कितनी है. दूसरा, एग्जम्प्ट सप्लाई निकाल लिया आपने. अब वो एग्जम्प्ट सप्लाई आपकी कॉम्पोजिशन वाले से भी हो सकती है, नॉन कॉम्पोजिशन वाले से भी हो सकती है, राइट? आई नो इट इज लिटिल बिट टीडियस, तो अगर टीडियस नहीं होगा तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे होंगे उसको. फिर बात आएगी कि आपने एग्जम्प्ट सप्लाई तो साइड में कर दी, बची नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई. तो अब नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई का मैं क्या करूं? नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई को फिर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें कि भैया कॉम्पोजिशन वाली कौन सी है और नॉन कॉम्पोजिशन वाली कौन सी है. और आपने शुरू में जो 100 रुपए का ढेर लगाया था उसमें से 20 रुपए हमने साइड में करे थे, तो 20 रुपए किससे थे? फ्रॉम एंटिटीज हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, राइट? अब वो एंटिटीज जो अनरजिस्टर्ड हैं वो आपको एग्जम्प्ट सप्लाई भी दे सकती हैं, वो आपको टैक्सेबल सप्लाईज भी दे सकती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा. लेकिन सवाल आया कि क्या ये सारा खर्चा एज इट इज ही देना है या कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं हमारे पास, राइट? पहला, एक्सक्लूजन्स पे जंप करने से पहले हम समझ लें कि अगर मैं इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है उसको पढ़ूं तो वो क्या कहता है. पहली बात तो गाइडेंस नोट ये कहता है भैया ये जो क्लॉज 44 है ना, ये जो क्लॉज 44 है ये 31/3/2022 के बाद जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स साइन होंगी उन सब पर एप्लीकेबल रहेगा, राइट? आप ये नहीं कह सकते जी 31/3/2022 का मतलब ये है कि जी फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक की जितनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स है उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. 31/3/2022 के बाद जितनी भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की क्यों ना हो, क्योंकि मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको फाइनेंशियल ईयर 16-17 की टैक्स ऑडिट करनी पड़ रही है, दो I'm stretching a little bit far away, but still एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 16-17 ना लेके आप 18-19 ले लीजिए, 20-21 ले लीजिए. तो अगर ऐसे किसी फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट करनी है जो पिछले सालों का है, जो करंट ईयर में भी नहीं है, तो भी आपको नया फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा. जब आप नया फॉर्म यूज करोगे तो आपको क्लॉज 44 की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, राइट? पहला. दूसरा, Para 82.16 of guidance note. It says the reporting under clause 44 is qua PAN, not GSTIN, right? तो सर अगर आपके मल्टीपल GSTINs हैं, तो इररिस्पेक्टिव कि आपके कितने GSTINs हैं, हमें तो कंबाइंड ही चाहिए, यानी कि एक पैन की चाहिए. बिकॉज आप 3CD एक पैन की तो फाइल करेंगे, तो उस केस में एक 3CD की ही आपने जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है, राइट? सो रिपोर्टिंग इज क्वा पैन, नॉट GSTIN. हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंटर ब्रांच सप्लाईज कर रहे हैं, राइट, लेट्स से ब्रांच ए ने ब्रांच बी को भी सप्लाईज करी है,
जो कि अगर मैं जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर का जब मैं कंसेप्ट पढ़ता हूं तो उसमें वो सप्लाईज इंक्लूड होती हैं. But when I talk about accounting, when I talk about consolidation of all these branches, so ultimately वो जो सप्लाई एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को करी होगी तो दूसरी ब्रांच का एक इंटर ब्रांच एक्सपेंडिचर भी आएगा, तो वो एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करना बिकॉज वो नॉक ऑफ हो चुका होगा, राइट? वो नॉक ऑफ हो चुका होगा, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना. तो कंसीडर किसका करना है? जो हमारे पैन के अलावा जिनसे हमने खर्चा किया. ये भी कई बार सवाल आया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया लोगों का इस वाले हिस्से के ऊपर कि मान लीजिए मेरा क्लाइंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर हो गए, जीटीएस हो गए, तो कहते सर हम तो जीएसटी तो देते ही नहीं है इसके ऊपर, तो क्लॉज 44 का क्या मतलब है? तो मैंने कहा भाई साहब क्लॉज 44 जो है वो आपकी आउटवर्ड साइड से नहीं है, वो आपकी इनवर्ड साइड से है, आपके एक्सपेंडिचर साइड की बात करता है, आपके सेल साइड या आपकी सप्लाई साइड या आपकी इनकम साइड की बात नहीं करता वो. तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो, आप रजिस्टर्ड हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं, जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज हैं, क्या वो रजिस्टर्ड से है या वो अनरजिस्टर्ड से है. ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, या आप जीएसटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आपकी जो इनवर्ड सप्लाईज हैं वो है. बिकॉज आप अगर आपकी ऑडिट होनी बनती है, डॉक्टर की बात करूं 50 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर है या 44 एडी आपने ऑफ नहीं करा, उस सिचुएशन की बात अलग है. कोई भी सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको ये क्लॉज 44 भरना ही भरना है. तो शेयर ब्रोकर भी हो सकता है, मान लो वो शेयर ब्रोकर की सिर्फ ब्रोकर इनकम जो है वो ही टैक्सेबल है, बाकी वो इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, उससे भी उसको इनकम आ रही है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट से करता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देना नहीं है, क्योंकि हमें आउटवर्ड साइड नहीं देखनी, हमें जो साइड देखनी है वो देखनी है इनवर्ड साइड. अब सवाल आया कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है. तो सर एक्सपेंडिचर का मतलब केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्लूड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, विल आल्सो इंक्लूड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ऑब्वियसली पीएल को चार्ज नहीं करा होगा, आपने कैपिटलाइज कर दिया, तो वो एक्सपेंडिचर भी आपका कवर होगा. बट एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटलाइजेशन से लेंगे. जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, उसमें सीविप भी आएगा. हो सकता है आपने लेट से 10 लाख रुपए का खर्चा पिछले साल किया और सीविप में खड़ा कर लिया, एसेट अभी तक आपकी चालू नहीं हुई थी पिछले साल के एंड तक, अब आपने उसी सीविप को कैपिटलाइज कर लिया. प्लीज अप्रिशिएट देयर इज नो न्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर. तो जब आप फिक्स एसेट्स को देखेंगे तो फिक्स एसेट की ग्रॉस साइड को आपको पूरी मूवमेंट बनानी है कि भैया मेरा ओपनिंग कितना था, राइट, और उसमें एडिशंस कितनी हुई हैं, सीविप कितना है, सीविप की एडजस्टमेंट्स कितनी है, वो सब निकालने के बाद आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब दैट एक्सपेंडिचर व्हिच हैज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ द वर्ड इज इंकर्ड. खाली पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मे बी है, बिकॉज अगर आप एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं जो जनरली करते हैं हम, तो दैट इज इंकर्ड. तो जो आप इंकर करेंगे, जो बुक्स में आपने जिसका एक्सपेंडिचर कैप्चर किया है, हो सकता है आपने एडवांस पेमेंट कर दी हो, राइट, हो सकता है आपने एडवांस पेमेंट कर दी हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस पेमेंट करने से एक्सपेंडिचर हो गया है. एक्सपेंडिचर तभी होगा जब आप उसको कैपिटलाइज करेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी होगा जब आप उसको पीएल को चार्ज करेंगे. केवल एडवांस पेमेंट कर देने से वो एक्सपेंडिचर नहीं होगा. या मान लीजिए हो सकता है पिछले साल का एक्सपेंडिचर था, आपने पेमेंट इस साल में करी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंडिचर इस साल का है, एक्सपेंडिचर वो पिछले साल का ही है. सो द वर्ड इज इंकर्ड. तो यू हैव टू सी दैट वर्ड. एक क्वेश्चन ये भी आया कि, एक सेकंड, अगर मैं पीछे जाऊं, यहां पे वर्ड लिखा हुआ टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज. In column number 6, it says it is total payment to registered entities. Now the question is, in column number 3, 4, 5, it talks about expenditure incurred, right? But at the same time,
column number 6, it says total payment. The word is payment. So the institute has a point that this word payment should be read holistically, right? It doesn't mean that it is payment only. It means basically it is a sum total of 1, 2, and 3, which talks about expenditure incurred. So 6 should be read as total of 3, 4, and 5. One more thing, as per this para 82.1 of our institute guidance note, you see, when you are going to fill in clause, this table number 44, you don't have to give each line item, right? अगर मैं प्रॉफिट लॉस से उठाऊं, आपको सर सैलरी भी आ रही है, आपको सर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, आपको सर बैड डेट्स भी आ रहा है, आपको सर परचेजेस भी आ रही हैं, मेरी आईसी परचेजेस भी आ रही हैं, मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी है सर, मेरी कार का पेट्रोल का खर्चा भी है, एंड सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी लाइन आइटम्स जो हैं आपको अपने टेबल नंबर 44 में देनी है। नो, नॉट एट ऑल। What you have to give is the consolidated amount, right? और जब मैं consolidated amount की बात करूंगा, तब इंस्टीट्यूट ने कहा since revenue expenditure is picked from profit loss account and capital expenditure is from balance sheet, so that's why you should give 2 line items only for ease of reconciliation. That this is, again, interestingly, जब आप क्लॉज 44 भरेंगे, टेबल नंबर 44 भरेंगे क्लॉज 44 का, और जब आप भर के अपलोड करेंगे तो आपको उसमें कोई नाम नजर नहीं आएगा कि ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है। आपको केवल फिगर्स ही नजर आएंगी, बिकॉज अगर आप यूटिलिटी निकालेंगे डिपार्टमेंट की तो उसमें हो सकता है आपको पॉपअप में मिले, ड्रॉप डाउन में मिले, बट ड्रॉप डाउन सिर्फ आपकी ईज के लिए और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ड्रॉप डाउन डाल दिया है तो उसमें आपको मल्टीपल लाइन आइटम्स डालनी है, नहीं, आपको 2 ही लाइन आइटम देनी है, वो भी तब जब रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। अगर ड्यूरिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं तो फिर मुझे 2 लाइन आइटम डालने की जरूरत नहीं है, केवल 1 लाइन आइटम डाल दें और वो भी कंसोलिडेटेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वर्किंग नहीं बनाएंगे, वर्किंग में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप एक एक्सपेंडिचर को इवैल्यूएट करें, you will not be able to reach to the conclusion whether this expenditure is from a registered supplier or whether unregistered supplier. इस स्टेज तक कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, इधर थ्रू आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर विंडो ओपन है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चंस जो हैं अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर विंडो। नो क्वेश्चंस। 27 हमारे पास आज अटेंडीज हैं इस वक्त और अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके 2 ही मायने हो सकते हैं, या तो ये कि क्लॉज 44 पूरा समझ में आ चुका है तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, या ये कि अभी तक मैंने जो समझाया उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो उसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है तो वो मुझे बताइए, मुझे तो ये 2 समझ में आती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं तो उसमें सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। सर जी सर, वरुण ने हैंड रेज किया हुआ है। वरुण जी ने किया हुआ है। हाँ जी, इफ यू वांट। हाँ वरुण जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ अनम्यूट कर लिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वरुण जी आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यू आ रही है। वरुण जी आई रिक्वेस्ट कि आप लिख दें अगर दिक्कत हो रही है तो। जी है ना, लिख दें तो सर उसको आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे अकॉर्डिंगली, है ना। मे भी शायद वरुण जी ने मोबाइल से लॉगिन कर रखा हो, या कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते हैं सर, वो म्यूट अनम्यूट पे दिक्कत हो जाती है ना। सर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आई थिंक आएंगे तो फिर क्वेरीज आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, अभी है हमारे पास 2 घंटे हैं। जी थैंक यू। वो नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो कम से कम है ही। जी अब मैं बात करता हूं इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की।
So if I look at para number 82.2 of our institute's guidance note, it says that the depreciation under section 32, deductions for bad debt under section 36(1), etc., which are not expenses, should not be reported under this clause in any of the columns from 3 to 7. अब इंटरेस्टिंगली, अब जो लैंग्वेज यूज करी गाइडेंस नोट के अंदर, वो कहती है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, डिडक्शन फॉर बैड डेट अंडर सेक्शन 36. तो क्या इसके मायने ये हुए, अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट उठाऊं और कंपनी में जो डेप्रिसिएशन है वो तो सेक्शन 32 में होता ही नहीं है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अनलेस एंड अनटिल वो डेप्रिसिएशन मैंने किताबों में डाला हुआ है अंडर सेक्शन 32, ओनली दैट इज नॉट एन एक्सपेंस? हाँ जी सर, जी जी हाँ जी. संदीप जी, you have to mute yourself. तो क्या इसके मायने ये हुए कि जो एक्सपेंस, जो डेप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 32 सिर्फ वही एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, या डिडक्शन जो है बैड डेट्स की अंडर सेक्शन 36 है वही एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है. इवन दो लैंग्वेज यूजेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, but the intent seems to be that any kind of depreciation is out of the picture. Why? Because you see, depreciation is in the nature of allowance. Depreciation is in the nature of allowance, right? आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर नहीं करा है. आप समझो डेप्रिसिएशन के बारे में अगर हम बात करें, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर कर लिया. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करा तभी तो डेप्रिसिएशन आएगा. तो आप कहना चाह रहे हो कि 2 बार एक्सपेंडिचर हो गया क्या मेरे, कि पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ फिर मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर हुआ? No. So depreciation, though the language deployed is depreciation under section 32, but the intent is that the depreciation, any kind of a depreciation, is out of picture. तो आप जब कॉलम नंबर 3 से 7 की बात करेंगे, और इंटरेस्टिंगली पैरा नंबर 82.2 की जब मैं बात करता हूं, और अच्छा एक और खास बात ये भी है, एक जगह भी रेफर्ड है, वो भी थोड़ी देर में आऊंगा, पैरा नंबर 82.14 के अंदर, जहां पे पैरा नंबर 82.2 और पैरा नंबर 82.3 को भी रेफर किया गया. वो बात लगा कि प्रिंट करते वक्त उन्होंने 8.2 और 8.3 लिख दिया उसको. बट एनीवे, पैरा नंबर 82.2 में रेफरेंस सिर्फ 3 से 7 का है. पैरा नंबर 2 का, कॉलम नंबर 2 का कोई जिक्र नहीं है. अगर मैं पैरा 82.2 और 82.3 पढ़ता हूं तो इसमें जिक्र जो है सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 3 से 7 का है. कॉलम नंबर 3 से 7 का ही है. देयर इज नो रेफरेंस टू कॉलम नंबर 2. तो क्या इसके मायने ये हुए कि भैया 3 से 7 के लिए तो ये डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस नहीं है, 3 से 7 के लिए जो डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन 2 नंबर के लिए है, ये 2 नंबर के लिए है. क्या इसके मायने ये हुए? तो इसके मायने क्या ये हुए कि मान लीजिए अगर मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर लेट से 1.5 लाख रुपए खर्चा है, जिसमें से 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जब कॉलम नंबर 2 भरेंगे तो पूरा 1.25 लाख भरेंगे, सॉरी 1.5 लाख भरेंगे, और जब मैं कॉलम नंबर 3 से 7 की बात करूंगा तो ये 25,000 छोड़ देना, सिर्फ 1.25 लाख भरना है? क्या इसके मायने ये हुए? अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या पैरा नंबर 82.14 यही बात कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है. अब बढ़ते हैं आगे. तो सर 2 एक्सपेंडिचर हमने, आई शुड नॉट यूज द वर्ड एक्सपेंडिचर बिकॉज दीज आर नॉट एक्सपेंडिचर, तो वो ये कहना चाह रहा है ये दोनों ही एक्सपेंसेस नहीं है, दीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस. सवाल ऐसा है कि क्या केवल डेप्रिसिएशन डिडक्शन ही केवल ऐसी आइटम्स हो सकती हैं जो एक्सपेंस की नेचर में ना हो? ऐसे और भी तो बहुत सारे खर्चे होंगे जो एक्सपेंस की नेचर में नहीं होंगे. हम उस पर भी आते हैं थोड़ी देर के अंदर. शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट, राइट, 82.13 ने कहा कि भाई शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट लिस्ट आउट activities or transactions which are treated neither as a supply of goods nor a supply of services, and the expenditure incurred, again the word is thus, expenditure incurred in respect of such activities need not be reported under this clause in any of the columns from
3 to 7 सो बेसिकली अगर मैं शेड्यूल 3 में जाता हूं तो जो हमारी जो प्रोमिनेंट लाइन आइटम है दैट इज रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। द वर्ड इज रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि अगर आप एम्प्लॉइज को कोई सैलरी पे करते हैं तो वो एक्सक्लूडेड रहेगी, वो रिपोर्ट नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज सैलरी जो है वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और सैलरी जब हम पे करते हैं एम्प्लॉय को, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई, योर इनवर्ड सप्लाई। मतलब इनवर्ड सप्लाई होने के लिए पहले किसी की आउटवर्ड सप्लाई भी तो होनी जरूरी है ना सर। तो अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो ना तो वो इनवर्ड सप्लाई मानी जाती है, ना वो आउटवर्ड सप्लाई मानी जाती है, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर नहीं है। प्लीज अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन पैरा नंबर 82.2 एंड 82.3। 82.2 में वो बात करता है कि जो लाइन आइटम्स ऐसी हैं जो एक्सपेंसेस ही नहीं है, जो एक्सपेंसेस की नेचर में ही नहीं है, आपको उनको एक्सक्लूड करना है। और 82.3 बात उन आइटम्स की करता है जो दो एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दैट इज व्हाई आई हैव italics, in italics I have used this word expenditure, this one. It is an expenditure, but since it is covered by schedule 3, that is why it shall be excluded from column number 3 to 7. Again, column number 2 has not been referred, but यहाँ justified है। अगर ये पैरा नंबर column number 2 में आता भी है तो आएगा, because it is an expenditure, बट 3 से 7 में आपको इसको एक्सक्लूड करना है, राइट। और 82.15 मैंने पहले ही 82.1 का भी रेफरेंस दे दिया था आपको। सो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कवर्ड एंड सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल प्रोवाइड ईज इन रिकंसिलिएशन। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब मैं रिपोर्ट करूंगा टेबल नंबर 44 के अंदर तो मुझे कैपिटल आइटम अलग देनी है, रेवेन्यू आइटम अलग देनी है। अब मैं आप लोगों से सवाल करना शुरू करूंगा सर। पहला सवाल आपका मेरा आप सबसे ये है सर, आई थिंक अब तक जितना एक्सप्लेनेबल था क्लॉज 44 का वो मैंने आपको सबको बता दिया। अभी आइडेंटिफिकेशन पे बाद में बात करेंगे। पहला सवाल सबसे ये है मेरा कि एक खर्चा आता है जनरली आप सबके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, एंड दैट इज पेट्रोल। तो आप सब मुझे सर बताइए थ्रू Q&A विंडो कि ये जो पेट्रोल का जो खर्चा आएगा, ऑब्वियसली आपके क्लाइंट के पास गाड़ी होगी, पेट्रोल का खर्चा भी करेगा, तो ये खर्चा जो है 3 to 7 में डलेगा या एक्सक्लूड होगा, और अगर डलेगा तो कहां डलेगा? संदीप जी, मैं थोड़ा अर्जेंट है, 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूं क्या? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक मैं अपने सभी व्यूअर्स से बोलूंगा कि जो मैंने क्वेश्चंस रेज करे हैं आपके सामने, जी उन सबका आंसर्स क्या है प्लीज मेरे को चैट विंडो में दीजिएगा प्लीज। जी। ऑल पार्टिसिपेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उसको जरूर लिखें, और सिंस भलुशरिया जी हैं हमारे साथ तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है, और बहुत सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन अभी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। संदीप तब तक आप वैसे बात कर लो। जी। क्लाउस 44 इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सर लेके चल रहे हैं, और क्लाउस 44 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको सर अभी आगे शायद और बताएं आपको, बट एक मिनट, मंजू शर्मा जी कुछ बात करना चाह रही है। मंजू जी को एक बार सुन लेते हैं। जी मंजू जी, मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मंजू जी कुछ बात करनी है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है अभी? हाँ जी बट आ मेरा रही। चैट बॉक्स डिसेबल्ड है, तो अगर मुझे कुछ क्वेरी रेज करनी है तो कैसे होगा इसमें? नहीं, क्वेरी Q&A सेक्शन में जाके कर दीजिए ना मैम।
अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। है ना, थैंक आप Q&A सेक्शन में जाके कर दीजिए, है ना। जी यू। जी। एक बड़ी जस्ट सर आ रहे हैं अभी, आई थिंक सर एक्सप्लेन भी करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब GSTR 3B भर रहे हैं क्लाइंटों का, तो क्लाइंटों के GSTR 3B में भी हम एक जगह वो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि जो हम सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, वेदर वी आर रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम exempted supplier, nil rated supplier और composition dealer और non GST suppliers, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे सजेशन होगी कि उसकी फिगर को भी आप फॉर द 12 मंथ आप जरूर कंपाइल करके देखें। अगर आपको लगता है कि इट्स मोर देन वन रजिस्ट्रेशन हैं आपके, तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन 2 से ज़्यादा है तो आपको उसको कंसुलेट करके फिगर को देखना चाहिए। बाकी तो बलुशरिया जी भी बताएंगे कि उसके उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसको हमें कैसे और देखना है, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग टू द डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, इन बिटवीन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप ठीक समझें तो नेक्स्ट मंथ, आज इस महीने की हमारी आज लास्ट वेबिनार है, और वट एवर विल प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो सिंस नेक्स्ट मंथ इज अ फेस्टिवल पीरियड, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप कुछ डेट सजेस्ट करें कि किस डेट में आप पसंद करेंगे कि हमारे को वेबिनार वगैरह करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली विल प्लान, और किस टॉपिक पे करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट होगी, आपकी जो सजेशन होगी, विल प्लान अकॉर्डिंगली। क्योंकि प्रॉब्ली जो अभी तक की ये फीलिंग है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द डेट्स, राइट। तो आपकी डेट एक्सटेंड नहीं अमन, होती है ना। तो अगर डेट एक्सटेंड नहीं हो तो इट्स वेरी गुड फ्रॉम माई आवर साइड एज वेल, बिकॉज कि आपका काम भी खत्म हो जाता है टाइम पे। इसमें से वो फाइल निकाल उसको तो इधर रखो। हमें नेक्स्ट मंथ की भी कुछ करनी पड़ेगी। तो मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर डेट सजेस्ट कर दें, अपने टॉपिक भी सजेस्ट कर दें, सामन के पास। और समवेयर इफ यू फील कि अगर आपको लगता है कोई अच्छे स्पीकर्स हैं आपके नज़र में, नहीं हमें तुम्हारे आपको लगता है कि कोई अच्छे स्पीकर हैं, हमारे को उनसे बात करनी चाहिए, या हमारे को उनको बुलाना चाहिए, है ना, तो आप जरूर बताना प्लीज आप हमें। तो सो दैट व्हाट विल डू कि हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेफरेंस के टॉपिक भी ले लें, डेट्स में लें, और साथ ही साथ उन स्पीकर्स को भी हम इनवाइट कर लें। तो ये हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप थोड़ा सा उसको देख कर दीजिएगा, है ना। दीपक जी, थोड़ा कुछ अर्जेंसी एकदम से आ गई बीच में, फॉर दैट रीजन जस्ट निकल गए वो। हिल ज्वाइन सून, बहुत जल्दी वो ज्वाइन कर लेंगे दीपक जी हमारे, है ना। आप लोग को क्लाउस 44 में कंपाइल करने में और भी दिक्कतें आ रही होगी आई बिलीव। तो अगर आप लोग सारे शेयर करें तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर ऑल, सबके बेनिफिट के लिए होगा। जैसे एक प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ कि आई वाज कंपाइलिंग डाटा फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट, एंड प्रॉब्लम वाज कि उसमें क्या हो रहा था कि आप बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो चेंज इन इन्वेंट्री की एक फिगर आती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चेंज इन इन्वेंट्री की जब फिगर आती है तो दैट फिगर इंक्लूड्स इन्वेंट्री, WIP, रॉ मटेरियल एंड ऑल, फिनिश गुड्स भी होता है, WIP भी हो गया, रॉ मटेरियल भी हो गया। तो आई एम ऑल्सो लिटिल confused or not clear ki how to take those inventories. If any one of you can suggest till the time Deepak ji is coming, because I am planning to ask him कि how to compile those things, क्योंकि ये भी आप फेस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी चेंज इन इन्वेंट्रीज आ रही होगी,
और आपको यहाँ कहीं ना कहीं आप ये क्लॉज 44 का जब फिगर मैच करेंगे तो वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर फिगर डालना पड़ेगा. So what should we do in that scenario, right? आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको और सारे हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आई थिंक कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना? तो इफ यू फील गुड देन अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कि आप अपनी शेयर करें बातें, बिकॉज ये सबके बेनिफिट के लिए होगा. नाउ दीपक जी ऑलरेडी आ आई एम चुके हैं. बैक. जी सॉरी जी. फॉर द ब्रेक. अरे प्लीज सर, नो इशू. मेरे पास एक भी आंसर नहीं आया इंटरेस्टिंगली. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम जब तक मैं वापस आऊंगा मेरा पूरा जो है फ्लड हो चुका होगा ये. तो एक ही आंसर आया अभी इमीडिएटली, और वो है मंजू शर्मा जी की तरफ से, जी. दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू बी एडेड इन कॉलम नंबर 3. तो मंजू जी अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने ये आंसर क्यों दिया. व्हाई एज एन एग्जाम सप्लाई, व्हाई एज एन एग्जाम सप्लाई. अगर आप अनम्यूट करके आंसर देना चाहते हैं तो आई विल आल्सो अप्रिशिएट दैट. मंजू जी मैंने आपको अलाउ कर दिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट भी कर दिया मैंने. जी आवाज आ मंजू रही जी है सर? बिल्कुल आ रही है जी. जी सर, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी इसी के बारे में, तो उसमें था कि कॉलम 3 में एग्जाम्प्ट, नॉन जीएसटी और नील रेटेड, जीरो रेटेड सब इसी के अंदर आएंगे, जो भी एक्सपेंसेस इस पे मैडम जीएसटी नहीं लगता. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इफ यू अलाउ मी. सर, पहले तो आप ये sure, बताइए नॉन जीएसटी वर्ड कहाँ है. आपके जो कॉलम नंबर 3 में. नहीं, आपने बोला कॉलम नंबर 3 में नॉन जीएसटी एग्जाम सब आएंगे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये नॉन जीएसटी है कहाँ, ये नॉन जीएसटी डिफाइंड कहाँ है. सर हम वही जो जनरली ये टर्म हाँ जी. यूज करते हैं नॉन जीएसटी. सो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द व्यूअर्स where this term non-GST has been defined in the entire GST Act or rules. I think जो जीएसटी which is not considered as supply in GST, non supplies good. तो वो तो मैडम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो सप्लाईज कंसीडर ही नहीं होंगी. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. जो जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं आती हैं. हाँ, तो जो नहीं, दो एस्पेक्ट है मैडम, दो एस्पेक्ट है. आपने कहा जीएसटी का प्रीव्यू में नहीं आती, और एट द सेम टाइम हम शेड्यूल 3 की बात भी करते हैं. दोनों बातों में फर्क है मैडम. कोई आइटम ऐसी भी हो सकती है जो शेड्यूल 3 में नहीं आती लेकिन जीएसटी में भी नहीं आती. कुछ आइटम ऐसी हैं जो शेड्यूल 3 में नहीं है, जो शेड्यूल 3 में है, आई मीन जो शेड्यूल 3 में है वो तो जीएसटी में वैसे ही नहीं है. पॉइंट समझे आप? पॉइंट समझे आप? एक आइटम ऐसी है जो शेड्यूल 3 में नहीं है, विच इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल. तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कैसे हो सकती है? बिकॉज द वर्ड इज सप्लाई. एक आइटम ऐसी है जो शेड्यूल 3 में तो नहीं है, सप्लाई भी है, स्टिल जीएसटी नहीं लगता. अब स्टिल जीएसटी नहीं लगता, उसके भी कई कारण हो सकते हैं. एक ये कारण हो सकता है कि उसके ऊपर एग्जामिशन आई हुई हो. एक कारण ये हो सकता है उस पे टैक्स ही ना लगता हो. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ही इकलौती हैं जिन्होंने आंसर दिया है, तो मैं आप ही से पूछूंगा कि सर मैंने कहीं रीड किया था ये कि इसमें नहीं आता है. डिटेलिंग में मुझे एक्चुअली आपने जितना मुझे डिटेलिंग में बताया, इतना डिटेलिंग में मुझे नहीं. देखिए मैं अल्टीमेटली यूसी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ सबकी. कि आपने कहा कि नहीं आता. देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, हम आपने जैसे बोला मैडम कि मैंने कहीं पढ़ा. मैं ये जानना चाहता हूँ कि पढ़ा वो कितना सही था. जब तक हम उस पर ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे कि भाई जो आपने पढ़ा, हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ कुछ. यू हैव टू ऑल्सो क्वेश्चन माई विजडम कि नहीं सर ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा. पॉइंट समझ रहे हैं आप? अल्टीमेटली वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, इजंट इट? इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैम कि नॉन जीएसटी क्यों नॉन जीएसटी, व्हाई नॉन जीएसटी एंड जीएसटी, ये नॉन जीएसटी है कहाँ? क्या पूरे गाइडेंस नोट में नॉन जीएसटी वर्ड यूज हुआ? नहीं हुआ. तो फिर ये नॉन जीएसटी है कहाँ डिफाइंड है? और अगर डिफाइंड है तो फिर इसमें आता क्या क्या है? आपने पहले कहा कि जी इसमें वो आता है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जीएसटी के दायरे में तो सैलरी भी नहीं है.
पर वो तो नॉन जीएसटी नहीं हो सकता। फिर अगर वो है तो इसका मतलब फिर डिस्क्लोजर देना है, बट इंस्टीट्यूट तो कहता है डिस्क्लोजर देना ही नहीं है आपने। तो फिर पेट्रोल का डिस्क्लोजर क्यों? पेट्रोल क्यों कॉलम 3 में आएगा आपके हिसाब से? लेट मी टेल यू आंसर इज करेक्ट। लेट मी टेल यू आंसर इज करेक्ट। Okay. To give you the comfort, answer is correct. But give me the reason, give me the logic. Why column 3? Why not out of it? Why it is not a non-supply? जबकि इस पे जीएसटी तो लगता ही नहीं है। सर इतना डिटेलिंग में नहीं देखा। कोई बात। You see this non-GST जो टर्म है ना, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, ये लूजली इंटरप्रेटेड है। ये कहां से उठ के आई है? ये उठ के आई है आपके जीएसटी 9 से। तो जीएसटी 9 में ये नॉन जीएसटी सप्लाई वर्ड लिखा होगा कहीं, और जीएसटी नॉन, जब वो नॉन जीएसटी की बात होगी नॉन जीएसटी में क्या आएगा, तब उन्होंने कहने की कोशिश करी जी ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा। पर उसमें तो शेड्यूल 3 भी आता है, यानी कि सैलरी की बात करें वो भी आ जाएगा। अगर मैं आईसी सेल परचेज की बात करूं तो वो भी आ जाएगा, बट नहीं। तो आई एम म्यूटिंग यू। तो गाइस, it is an exempt supply. Why? सर अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन में जाएं, सेक्शन 7 के अंदर जाएं, 7 या आई थिंक 7 या 5 या 7 है, एग्जैक्ट मेरे को सेक्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 7 ही है शायद। तो जब सप्लाई की डेफिनेशन में जाएंगे तो उसमें पेट्रोल का एक्सक्लूजन नहीं है। सप्लाई की जब मैं बात करता हूँ, सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा कि सब कुछ सप्लाई है सिवाय वो जो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, यानी जो शेड्यूल 3 में लिखा है उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। प्लस अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि ये भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो वो भी नो सप्लाई के दायरे में आएगी। तो जो एक बार नो सप्लाई हो गया वो कॉलम 3 से 5 में आएगा ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली जो नो सप्लाई होती है मैडम और बाकी व्यूअर्स, वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी नहीं होते, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी नहीं होते एज फार एज आउटवर्ड सप्लाई इज कंसर्न। बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल पहली बात तो सप्लाई के दायरे में आती है। ओनली थिंग इज कि उसकी जो लेवाई है वो डेफर्ड है। लेवाई कहां से आती है जी? लेवाई आती है आपके सेक्शन 9 से। तो जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया पेट्रोलियम के ऊपर नहीं है, पेट्रोलियम के ऊपर तब आएगी जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। तो सप्लाई तो है लेकिन लेवाई नहीं है, लेवाई नहीं है। अब मैं एक एक डिफरेंस लेना शुरू करूंगा। पहला तो जो सप्लाई नहीं है आपने ऑल टुगेदर आउट कर दिया। फिर जो सप्लाई तो है लेवाई नहीं है, तो जिसपे जो सप्लाई है और जिसपे लेवाई नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, वो उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जो पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, ये सारे जो हैं नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं, नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी की बात करते हैं, मेरा आप सबसे सवाल है अभी, अब जो मनी है वो शेड्यूल 3 में तो नहीं है, राइट? सिक्योरिटीज हैं वो शेड्यूल 3 में नहीं है, पर क्या इस पे हम जीएसटी देते हैं? एक, क्या ये सप्लाई है? मेरा आप सबसे सवाल ये है। सिक्योरिटीज की बात करें, क्योंकि मैं सिक्योरिटीज के ऊपर क्यों जा रहा हूं, बिकॉज जब आप प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का, राइट, जो कि सिक्योरिटीज में परचेज और सेल में डील करती है, तो जब आप परचेज और सेल में डील करोगे ऑब्वियसली उसके पास परचेजेस आएंगी इन्वेस्टमेंट की, सिक्योरिटीज की। तो सवाल ये है क्या ये एक्सपेंडिचर है या नहीं है 100% है एक्सपेंडिचर। बट सवाल यह है कि क्या वो 3 से 7 के दायरे में आएंगे? मेरा आप सबसे सवाल ये है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आ रही है, तो क्या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज सप्लाई के दायरे में है या नहीं है? A common question to all of you. 2 पैरा नंबर 82.3 शेड्यूल 3 की बात करता है, लेकिन उसने रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया विच आर नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड thus expenditure incurred in respect of such activities. You see, para number 82.3 is basically giving us a broader picture, a broader principle.
that the activities which are not called as supplies should be excluded. So my question is, जब आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का पीएल देखेंगे और उसमें आपको सिक्योरिटी की परचेजेस नजर आएंगी, तो उसको मैं क्या कहूं? एक्सपेंडिचर है, नो डाउट इट इज एन एक्सपेंडिचर, वो तो इंक्लूड गाइडेंस नोट भी नहीं कहता कि एक्सपेंडिचर नहीं है, बट द क्वेश्चन इज, आर दोज आइटम्स रिपोर्टेबल, yes or no? If yes, then under which column? Then under which column of table 44? Anyone? Not even a single answer, sir. क्या मैं ये मानूं कि हमारे पास जितने भी आज व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अटेंडीज हैं, उनमें से एक भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो है ऑडिट नहीं करता होगा? मैं ऐसा नहीं मान सकता, सर आंसर इज वेरी सिंपल। सर जो इन्वेस्टमेंट है वो ना तो गुड्स की कैटेगरी में आता है, ना ही वो सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो जो आइटम गुड्स ही नहीं है या जो आइटम सर्विसेज ही नहीं है, सवाल ये आया कि वो सप्लाई कैसे हुई? तो इसका मतलब और कैटेगरी मैंने बना दी। पहला तो आपको ये देखना है कि जो खर्चा है ये गुड्स या सर्विसेज की नेचर का है कि भी नहीं है। अगर गुड्स या सर्विसेज की नेचर का नहीं है तो आउट। फिर आपने कहा नहीं गुड्स तो है या सर्विसेज तो है, फिर मैं कहूंगा भैया सप्लाई है, आप कहोगे नहीं सप्लाई तो नहीं है, फिर आउट। फिर नीचे चले, आपने कहा नहीं भाई सप्लाई तो है, ओके सप्लाई है, टैक्स लगता है, आपने कहा टैक्स नहीं लगता। अब अगर टैक्स नहीं लगता, अब वो टैक्स कई कारणों से नहीं लग सकता। पहला तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो उस पर लवाई ही नहीं है तो टैक्स नहीं लगता। दूसरा केस ये हो सकता है लवाई तो है, 9 की डेफिनेट 9 की में कवर्ड है, राइट, चार्जिंग सेक्शन में कवर्ड है, लेकिन सेक्शन 11 में एग्जम्पशन मिल गई उसको, राइट, सेक्शन 11 में एग्जम्पशन मिल गई। सर एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब उस पर कोई चार्ज होगा पहले, अगर चार्ज ही नहीं होगा तो एग्जम्पशन किस बात की है? क्या पेट्रोलियम के ऊपर हमने कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन देखा आज तक? कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है। बट अगर मैं मिल्क की बात करूं, दूध की बात करूं, पीने वाले पानी की बात करूं, अनलेस एंड अनटिल इट्स बॉटल वाटर, क्या उस पर एग्जम्पशन नहीं है? क्या हम कह सकते हैं सप्लाई नहीं है? सप्लाई तो है। क्या हम कह सकते हैं 9 में कवर्ड नहीं है? 9 में भी कवर्ड है, बट सेक्शन 11 में जाके एग्जम्पशन मिल गई। तो दो हमने चीजें समझी अब तक। पहली बात तो एग्जम्प्ट होने के लिए सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई है, लेवाई नहीं है तो भी एग्जम्प्ट है। लेवाई है, एग्जम्पशन है सेक्शन 11 में तो भी एग्जम्प्ट है। लेवाई है और उस पे जो रेट नोटिफाइड है अंडर जीएसटी वो जीरो है, जीरो रेटेड नहीं है, नील रेटेड बोलते हैं। जीरो रेटेड सेक्शन 16 में जाएंगे आईजीएसटी, जीरो है। 3 चीजें होंगी सर। और अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ें जीएसटी में तो वो 3 चीजों को ही कवर करता है। एक, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, 2, supplies on which an exemption under section 11 has been given, and third, supplies on which the notified tax rate is zero और nil rated supplies जिसको हम बोलते हैं। तो 3 सप्लाई एग्जम्प्ट होगी। इसीलिए जो आपका मोटर व्हीकल, ये जो टर्बाइन फ्यूल है, ये सब चीजें जो है, एविएशन फ्यूल जो है, ये सारे के सारे एग्जम्प्ट सप्लाई के दायरे में आते हैं बिकॉज ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। इसलिए आएंगे। अब एक सवाल और है मेरा इस पे आप सबसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल परचेज का दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक नॉर्मल कंपनी का पर्सपेक्टिव से जिसका काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। अब एक कंपनी ने यूएसए से माल खरीदा और जापान बेच दिया, तो क्या, अच्छा वो माल इंडिया नहीं आया, इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं कि पहले इंडिया में इंपोर्ट हुआ और फिर इंडिया से बाहर जाके मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने बाहर ही बाहर कर दिया, वहां से लिया और वहां भेज दिया मैंने। मेरा सवाल ये है आप सबसे, उस परचेज को, मेरी सेल भी है और कॉरस्पॉन्डिंग परचेज भी है, 1 लाख में माल लिया, 1.25 लाख में मैंने बेच दिया, उस परचेज को मैं कहां दिखाऊंगा? सर आई एक्सपेक्ट माई ऑडियंस टू बी इंटरेक्टिव। सर देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में यही बड़ा फर्क रहता है कि ऑनलाइन में कभी कभी ऑडियंस जो है वो
उतना स्पीड से आंसर नहीं देती जितना एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट एट द सेम टाइम जब ऑफलाइन हम इंटरेक्ट करते हैं तो चाहते हो ना चाहते हुए भी ऑडियंस को आंसर देने पड़ते हैं। तो मेरी आप सबसे सर रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आंसर दें ताकि हम। तब आप दीपक इन्वॉल्व कर लेते हो। सॉरी सर। तब आप अगर ऑफलाइन होता है तो आप इन्वॉल्व ऑफलाइन होता तो फिर तो मैं कुरेद लेता मैं। पर अब मैं सवाल है कि मैं किसको खरीदूं इस वक्त जो है। अब मंजू मैडम ने आंसर करा तो फिर मैंने मंजू मैडम से तो मैंने डिस्कशन कर ली, बट बाकी गुड अभी गुड। मैं बाकियों की वेट कर रहा हूँ कि शायद कोई रिस्पॉन्ड कर दे। करो भाई करो, देखो तभी आपका फायदा है और हाँ लोग भी जी, समझ देखिए लेंगे। मैं तो अल्टीमेटली आगे बढ़ जाऊंगा। मंजू मैडम कुछ कहना चाहती हैं? डू यू वांट टू से समथिंग मैम? Yes, sir. Actually, you said whether where this purchase will be shown in our books of accounts. Correct? ना This is ना the ना 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 question. ना 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 मैडम 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 मैंने ये कहीं वर्ड यूज नहीं करा। यू सी आवर टुडेस टॉपिक इज नॉट कि वो पीएल में कहाँ आएगा, पीएल में तो है। आवर टुडेस टॉपिक इज टेबल नंबर 44। मेरा सवाल है कि टेबल नंबर 44 में कहाँ आएगा, आएगा या नहीं Sir, आएगा? आना चाहिए सर टेबल नंबर 44 में, because this is our purchase. बट तो क्या ये purchase शेड्यूल है 3 में कवर्ड नहीं है? तो शेड्यूल 3 में अगर हम कोई इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या शेड्यूल 3 में कवर होगा पूरा? नहीं नहीं, आप ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ मैडम। आपने तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं सर, एक्चुअली आपने बोला ना कि डायरेक्ट मतलब बिलिंग तो हम ही हो रही है, लेकिन मैडम बिल हाई तो सी शिफ्ट सेल हो परचेज है ये, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाई सी सेल परचेज है ये। हमारे पास नहीं। अच्छा, हाई सी सेल परचेज हमारे पास नहीं आया, डायरेक्ट हमारे ही थ्रू। लेकिन सर बिलिंग तो हुई है ना हमें भी मैं परचेज कब कह रहा हूँ नहीं है, तभी तो हाई सी सेल है। तो फिर तो सर आना चाहिए ना इसके नहीं अंदर। आएगा मैडम, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। यही तो ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की। ओके ओके। हाई सी सेल्स आर कवर्ड बाय शेड्यूल 3। पहले एक जमाने में एग्जाम सप्लाई हुआ करती थी बिकॉज शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं थी। टैक्स तब भी नहीं लगता था, प्लीज अप्रिशिएट। टैक्स तब भी नहीं लगता था, तब तो नॉन ये पता टैक्सेबल लगा कि तभी मैंने नॉन। हाई सी सेल का माइंड में लिया ही नहीं उसको। मुझे लगा कि सॉरी, वो बिल टू शिफ्ट टू है। हाई सी मुकेश जी सेल ने का दिमाग में मुकेश जी ने भी लिख दिया हाई सी सेल कवर्ड इन शेड्यूल 3 अमेंडमेंट। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पहले नहीं हुआ करती थी। और अगर आप 99C का टेक्निकल गाइड भी पढ़ेंगे तो उसमें भी उसका जिक्र है। जो पिछले साल आई थी टेक्निकल गाइड, शुरू शुरू में जब आई थी तब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी शेड्यूल 3 में। तब तब टैक्सेबिलिटी के ऊपर इस क्वेश्चन था, तो इंस्टीट्यूट ने भी यही रिमार्क दिया गिविंग रेफरेंस टू सम केस लॉज कि दैट देयर इज नो टैक्स बट इट इज एन एग्जाम्ड सप्लाई, बट अब वो एग्जाम सप्लाई के दायरे से भी आउट हो गया बिकॉज इट इज कवर्ड बाय शेड्यूल 3। अब सर जब मैडम जब हाई सी सेल होगी तो हाई सी परचेज भी तो होगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? अंडरस्टूड जी जी। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा ऐसा नहीं है कि हाई सी परचेज केवल बाहर वाले आदमी से ही हो सकती है। ऐसा हो सकता है मैं एक आदमी हूं जो हाई सी सेल में डील करता हूं, मैंने जापान से माल खरीदा, राइट। इन द मीन टाइम जब तक वो माल मेरे पास आया तब तक मेरे को किसी ने बोला यार मेरे को तो ये माल चाहिए आपसे और मेरे को यूएसए भेजना है। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करे और वो माल मैंने सीधा यूएसए भेज दिया। ओरिजिनली इट वाज नॉट सपोज्ड टू कम गो टू यूएसए। अब वो हाई सी के अंदर ही मैंने उसको जो है खरीदा और हाई सी में बेच दिया। तो जिन भाई ने ये खरीदा उनके लिए अब ये हाई सी परचेज हो गई और हाई सी सेल भी हो गई है, इवन दो आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लेट मी टेल यू। तो आपको इस बात से इंटिमिडेट नहीं होना कि मैं रजिस्टर्ड हूं क्योंकि आपने माल मेरे से खरीदा है। तो यू हैव टू ऑल्सो गो टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एन हाई सी सेल और नॉट। चलिए, इंटरेस्ट पेड टू बैंक / एनबीएफसीज, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या ये एग्जाम सप्लाई है या ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है? ये तो आंसर फटाफट आ ही जाना चाहिए। नो आंसर, कोई बात नहीं, ये भी एग्जाम सप्लाई के दायरे में आएगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन है कि जब आप ऑडिट कर रहे थे और आपने 2A 2B रिकंसाइल करने की कोशिश करी तो ड्यूरिंग द रिकंसिलिएशन आपको कुछ एक आइटम्स ऐसी मिली जो 2A 2B में आ रही हैं,
उसका कॉरस्पॉन्डिंग खर्चा भी पीएल में आ रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग खर्चा भी पीएल में आ रहा है, लेकिन आपके क्लाइंट ने आईटीसी क्लेम नहीं करा, आपके क्लाइंट ने आईटीसी क्लेम नहीं करा। तो जब आपने रिकंसिलिएशन करा, आपने कहा यार ये खर्चा तो सर आपने ले रखा, पर आपने एक्सपेंस ऑफ कर रखा है पूरे आईटीसी को। लेट्स से 1 लाख रुपए का खर्चा था, उस पर 18,000 रुपए का जो है जीएसटी था, पीएल में पूरा 1,18,000 रुपए नजर आ रहा है, और 2A में भी नजर आएगा। जब आपने क्लाइंट से इंक्वायर करा कि ये आपने पूरा एक्सपेंस ऑफ क्यों किया हुआ है, उसने कहा भाई ये मेरे पर्सनल नेचर का था, और पर्सनल नेचर का जो खर्चा होता है वो सेक्शन 17 या रीड भी 16 की बात करूं मैं, 16-17 कंबाइंड अगर हम बात करें तो वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। पंकज राव जी का क्वेश्चन आया है, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट पेड टू पर्सन अदर देन बैंक / एनबीएफसीज, फॉर एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, इंटरेस्ट पेड टू हिम। आता हूं सर इस पे भी, अभी पंकज जी इस पे भी आता हूं, और इन द मीन टाइम श्रेया जी का भी हाथ खड़ा हुआ है, मैं आपके पास भी आता हूं। पर मेरा पहले एक क्वेश्चन था, उसका सवाल आप जवाब दीजिए इस वाले क्वेश्चन का, कि 2A 2B में एक आइटम आ रही है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी तो नहीं लिया क्लाइंट ने, लेकिन पूरा खर्चा पीएल में डाल रखा है, और जब रीजन पता करने की कोशिश करी तो रीजन ये निकला कि जी ये पर्सनल एक्सपेंडिचर की नेचर का है। मेरा आप सबसे सवाल ये है कि इस खर्चे को 1 लाख या 1,18,000 के खर्चे को मैं टेबल नंबर 44 में कहां दिखाऊंगा, फ्रॉम 3 to 7 कहां दिखाऊंगा? एक दूसरा, पंकज जी ने कहा कॉलम नंबर 5 के अंदर, कॉलम नंबर 5 के अंदर। कॉलम नंबर 5 का मतलब हो गया जो आप नॉन कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की बात करते हैं, पंकज जी ने कहा ये। फिर पंकज जी आप ये भी बता दीजिए कि खर्चा 1 लाख दिखाऊंगा या 1,18,000 दिखाऊंगा? पंकज जी ने कहा जी 1,18,000 दिखाएंगे। एनी अदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? बट क्या पंकज जी ये खर्चा पर्सनल नहीं है क्या? क्या ये इनकम टैक्स में डिसअलाउ नहीं होगा? बीइंग एन ऑडिटर आपको ये भी तो बताना पड़ता है, एनी एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, उस केस में मैं क्या करूंगा? एंड लेट से ये निकला कि ये डिसअलाउएबल है, तो पंकज जी ने कहा यस इट इज डिसअलाउड, बट क्लॉज 44 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो कितने लोग जो हैं पंकज जी के इस आंसर से सहमत हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं पंकज जी गलत कह रहे हैं, डिसअलाउंस तो होगी और क्लॉज 44 में भी नहीं आएगा, क्लॉज 44 में भी नहीं आएगा? कितने लोग ऐसा मानते हैं? पंकज जी आपने आंसर दे दिया, आई अंडरस्टैंड दैट कि इट विल कम इनटू 44, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, एंड यू हैव आल्सो टोल्ड मी कि एग्जैक्टली 44 में भी कॉलम नंबर 5 में जाएगा। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये आएगा तो यस कॉलम नंबर 5 में ही आएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। अब चूंकि कोई आंसर नहीं आ रहा, शिवम अग्रवाल ने कहा इट विल बी इनएलिजिबल क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर वाज नॉट अलाउड। सर मैं जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा हूं आपसे कि एलिजिबल है या इनएलिजिबल है। सर इनएलिजिबल है तभी तो उसने नहीं लिया क्रेडिट, पॉइंट समझे आप शिवम जी मेरे क्वेश्चन का? मेरा क्वेश्चन तो सिंपल ये है, ये इनएलिजिबल क्रेडिट है। इनएलिजिबल क्यों है? देखिए सर इनएलिजिबल कई कारणों से हो सकता है, जो कारण मैंने आपको बताया कि वो पर्सनल नेचर का, चेतना जी ने भी वो कहा एज इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, अब उन्होंने कहा एज इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो इनका मतलब हुआ चेतना जी के हिसाब से कि आएगा ही नहीं क्लॉज 44 में। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, शिवम जी ने कहा शोन इन क्लॉज 44 AB। सर हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विच क्लॉज 44 AB, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा। मेरा सवाल सिंपल सा है शिवम जी, एक ऐसा खर्चा जो पर्सनल नेचर का है, राइट? मान लीजिए एक एसी था, एयर कंडीशनर था, जो डायरेक्टर ने अपने घर पे लगा लिया, अपने घर के यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए लगा लिया सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस पर उसने जीएसटी भी क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि उसको पता है कि ये पर्सनल नेचर का है, मिलेगा नहीं मुझे क्रेडिट, घर पे यूज किया, बिजनेस यूज के लिए नहीं है। आपको भी समझ में आ गया कि बिजनेस यूज के लिए नहीं, और आपने भी डिसअलाउंस दिखाई है। डिसअलाउंस किसकी दिखाएंगे? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन की आएगी।
मेरा सवाल है कि डिसअलाउंस तो है इनकम टैक्स में, क्लॉज 44 में मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी पीएल में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है, क्या क्लॉज 44 में दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? मंजू जी ने कहा क्लॉज 44 में आएगा। दो आंसर मुझे अब तक आए हैं कि क्लॉज 44 में आएगा। ना चेतना जी ने मुझे अभी तक जवाब दिया, ना मुझे शिवम जी ने अभी तक जवाब दिया कि ये क्लॉज 44 में आएगा या नहीं आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सनल नेचर का है, डिसलाउ होगा, होगा, नो डाउट अबाउट इट। शिवम जी ने कहा यस। अब 3 आंसर आ गए हैं यस के। तो चेतना जी आप भी बता दीजिए कि यस है या नो है। चेतना जी ने एक्सेप्शनल आंसर दिया, इट विल नॉट बी कवर्ड। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि मेजॉरिटी इज राइट, मेजॉरिटी इज राइट। इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर। एंड Pankaj ji has rightly said that clause 44 is independent of the disallowances under Income Tax Act. Right? It is an expenditure. अब एक्सपेंडिचर कौन सा है? या तो जो पीएल में पड़ा होगा या कैपिटलाइज। हाँ, अगर उसने कैपिटलाइज नहीं करा होता, उसने पीएल में चार्ज नहीं करा होता, कैपिटल अकाउंट में ले गया तो बात ही खत्म होगी, एक्सपेंडिचर है ही नहीं, एक्सपेंडिचर क्लेम ही नहीं कर रहा। दो इट इज एन एक्सपेंडिचर, पर एक्सपेंडिचर क्लेम ही नहीं कर रहा वो, तो जो क्लेम ही नहीं कर रहा वो कैसे आएगा? तो अगर पीएल में है, कैपिटलाइज्ड है, क्लॉज 44 में आएगा। प्रॉपर वे इज कि आप अपने क्लाइंट को इंप्रेस करें कि ये खर्चा हटाए वहां से, पीएल से हटाए वहां से, तब बात सिचुएशन अलग हो जाएगी। बट अगर पीएल में है, वो कहता नहीं मैं तो पीएल में ही डालूंगा, तो सिचुएशन डिफरेंट है, तो सिचुएशन डिफरेंट है। अब पर्सनल क्या है क्या नहीं है ये भी डिपेंड कर सकता है। इट मे हैपन कि एक कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर पे हमने एसी लगा के दिया, राइट? जब मैं कंपनी की बात करता हूं, कंपनी में कुछ भी खर्चा पर्सनल नहीं होता, लेट मी टेल यू, बिकॉज देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस। उसकी टैक्सेबिलिटी डायरेक्टर के हाथ में हो सकती है, पर्क वैल्यू कंप्यूट हो सकती है, बट पर्सनल नहीं हो सकता। कंपनी के केस में कोई खर्चा पर्सनल नहीं होता। कंपनी खुद थोड़ी ना कोई काम करेगी, कंपनी के तो भैया बंदे ही काम करेंगे। बट एट द सेम टाइम जब मैं जीएसटी की बात करता हूं, हो सकता है जिसको मैं पर्सनल नहीं बोलता एज पर बिकॉज कंपनी है, पर जीएसटी हो सकता है उसको पर्सनल नेचर का बोले। मेरे एम्प्लॉय काम करता है मान लीजिए, राइट? एम्प्लॉय का मैंने कुछ कराया, जीएसटी तो अलाउ नहीं करता मुझे, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। So GST may go on a different tangent and income tax may go on a different tangent, but we are still concerned with the profit loss account, profit loss account. So yes, ये आएगा, and Pankaj has rightly given the logic as well. But इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स ऑडिट में डिसअलाउंस अगर बनती है तो आपको डिसअलाउंस नहीं दिखानी, वो भी दिखानी है, वो भी दिखानी है आपको। और क्योंकि ऐसा आएगा डिफरेंस, तो हो सकता है आपको एक रिकंसिलिएशन भी अपने पास बना के रखनी पड़े कि इसके पीछे लॉजिक क्या और क्या नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे। सबसे लास्ट वाला जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक कंपनी की पॉलिसी है, बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है कि भाई आपका जन्मदिन हो या आपकी शादी हो, हम आपको एक गिफ्ट देंगे, राइट? अगर आपका जन्मदिन है, हम आपको 11,000 रुपए तक का कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। आपकी अगर शादी है तो 51,000 रुपए तक का कोई भी गिफ्ट आपको मिल जाएगा। अब लेट्स से किसी इंप्लॉय की शादी हुई और कंपनी ने उसको एक 51,000 रुपए का आईफोन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है आईफोन महंगा हो सकता है सस्ता हो, मेरे पास आईफोन नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो लेट्स से कोई भी एक अच्छा सा बाजार से जो है 51,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद के उन्होंने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया, राइट? गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब जब मैं गिफ्ट करूंगा तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो पर्क वैल्यू मानी जाती है। 5,000 रुपए छोड़ के बाकी जो 46,000 है वो पर्क वैल्यू मानी जाती है, ठीक है? उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना होता है। हो सकता है कंपनी ये भी कहे कि भैया जो 51,000 रुपए का हम गिफ्ट देंगे उस पर टैक्स भी हम भी बियर कर लेंगे, राइट? तो उस केस में फिर वो ग्रॉस ऑफ वैल्यू निकलती है, ग्रॉस ऑफ वैल्यू के ऊपर टैक्स निकलता है, कंपनी टैक्स देती है। एम्प्लॉय के फॉर्म 16 के अंदर वो फिर 51,000 पे ना नजर आके वो जो ग्रॉस ऑफ वैल्यू है वो नजर आती है, राइट?
एंड सो एंड सो फोर्थ। अब मैंने 50,000 की वैल्यू ही क्यों लिखी यहाँ पे? क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये क्यों लिखी? पहला। दूसरा जैसे चेतना जी ने कहा, अंडर जीएसटी गिफ्ट्स मोर देन 50,000 आर कवर्ड एट टैक्सेबल। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल सिंपली ये है, क्योंकि हम बार बार क्लॉज 44 ही डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉज 44 में ये कहां आएगा या नहीं आएगा? एनीवन? चेतना जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपने इनिशिएट किया है। यस, इट इज द गिफ्ट्स अंडर जीएसटी आर taxable if those value of those gifts are more than 50,000. Any answer? शिवम अग्रवाल जी ने कहा yes from unregistered. अब मेरा सवाल है कि सर why from unregistered? Why from unregistered? शिवम जी, why from unregistered? पंकज जी, any thoughts on this? मंजू जी, any thoughts on this? शेव जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, प्लीज आंसर योर दिस आंसर, गिव मी द लॉजिक ऑफ दिस आंसर प्लीज। शेव जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया है अनम्यूट करना, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शेय गुप्ता जी। हेलो। हाँ श्रेय जी, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, ये नॉट रजिस्टर्ड में आएगा जी। सर ये नॉट रजिस्टर्ड में क्यों आएगा सर? क्योंकि ये हमारी क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई तो है नहीं, और ना ये कंपोजिशन में आ रहा है, और रजिस्टर्ड एंटिटी है नहीं। कौन रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है सर? ये तो बताओ पहले, खर्चा हुआ किसके साथ है ये तो बताओ, तभी तो डिसाइड करेंगे कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। खर्चा ये हुआ कि जैसे हमने कुछ भी गिफ्ट दिए, 51,000 दिया, चाहे कैश में दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, गिफ्ट का खर्चा दिया है। नहीं, गिफ्ट का खर्चा तो दिया है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें फोन का मैंने खर्चा दिया कि फोन मैंने दिया, तो आपने कहा अनरजिस्टर्ड है। मेरा सवाल है इसमें सप्लायर कौन है, पहले तो आप ये बताइए इसमें सप्लायर कौन है, तभी तो आप डिसाइड करा ना आपने कि अनरजिस्टर्ड सप्लाई है या अनरजिस्टर्ड सप्लाई है। सप्लायर तो मेरे ख्याल से वो है जिससे हमने फोन लिया है, तो अगर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि जो सप्लायर जिससे आपने फोन लिया है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि अनरजिस्टर्ड है? हाँ, ये भी है। अब आपने, मंजू ने कहा जी सप्लायर इज एम्प्लॉयर, सप्लायर इज एम्प्लॉयर, तो अगर मैं सप्लायर हूं तो फिर मेरा इनवर्ड खर्चा कैसे हुआ? अच्छा, ये क्या ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा क्या? मेरा एक्चुअली जानना ये चाह रहा था मैं, क्या ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा क्या? क्या एम्प्लॉय नहीं है इसमें कवर्ड? अच्छा, जब मैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा बुक करूंगा तो खर्चा क्या बुक करूंगा? स्टाफ वेलफेयर हाँ जी, करेंगे, तो फिर हाँ क्या जी। ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा क्या? गूगल है सर इस क्वेश्चन में, लेट मी टेल यू, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन ये। और 50,000 का एग्जांपल देके तो मैंने इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं शिवम जी, अगर आप ले रहे हैं तो। एनीवे, सो लेट मी गिव यू द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंजू जी बार बार कह रही है एक्सीडिंग 50,000 टैक्सेबल। मैं कब कह रहा हूँ टैक्सेबल नहीं है? आप चेतना जी ने भी तो ऊपर यही बात कही है कि इट्स मोर देन 50,000 इज टैक्सेबल। अच्छा, अब एक और बताइए, चलो इसको एग्जांपल को चेंज कर देते हैं। चलिए, 50,000 का फोन ही, मैंने कहा जी मैं 40,000 रुपए का फोन दूंगा जी। अब मैंने 40,000 रुपए का फोन लिया, अब बताइए मैडम, मंजू जी, चेतना जी, अब बताइए अब आंसर क्या होगा? अब मैंने 50,000 का फोन नहीं दिया, 51,000 का फोन नहीं दिया, मैंने तो 40,000 रुपए का फोन खरीद के एम्प्लॉय को दे दिया। अब बताइए सर मैडम, अब क्या होगा? अब तो टैक्सेबिलिटी भी आउट हो गई।
as far as GST is concerned? शिवम जी ने कहा आंसर तब भी वही रहेगा सर, कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर सही है, आंसर चेंज नहीं होगा। मैडम ये जो 50,000 है ना, ये आउटवर्ड सप्लाई की बात है, वहां ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है, ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है। हम इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो 50,000 का जो नंबर है ना, ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है। मैंने इसलिए ये 50,000 रखा बिकॉज मुझे मालूम था कि 50,000 होते सबके नाम के आएगा, टैक्सेबिलिटी की बात आ जाएगी, इंप्लॉय की बात आएगी। बट दैट इज फॉर आउटवर्ड सप्लाई। हम आउटवर्ड सप्लाई डील ही कहां कर रहे हैं? वी आर ओनली डीलिंग विद द इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाई क्या है? इनवर्ड सप्लाई तो मोबाइल है। मोबाइल क्या आपने बाहर के आदमी से नहीं खरीदा क्या आपने एम्प्लॉय से खरीदा है? अगर एम्प्लॉय ने भी खरीदा है तो क्या वो एज ए रेम्यूनरेशन आपने आप समझो बात को, क्या आपने रेम्यूनरेशन दिया क्या उसको? नहीं। शेड्यूल 3 में सिर्फ रेम्यूनरेशन कवर्ड है, सैलरी कवर्ड है, इट्स नॉट ए सैलरी। खर्चा क्या है? खर्चा तो मोबाइल खरीदा है मैंने, खरीदा किससे? किसी बाहर वाले से खरीदा। अब बाहर वाला रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में आएगा, और एग्जाम्प्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, एग्जाम्प्ट नहीं है। मोबाइल के ऊपर टैक्स लगता है, एग्जाम्प्ट नहीं है। तो खर्चा है, इनवर्ड है, मोबाइल है। मोबाइल किसी बंदे से खरीदा आपने, एम्प्लॉय से नहीं खरीदा। एम्प्लॉय से खरीदा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने श्रेय जी से खरीद के, मंजू शर्मा मेरी एम्प्लॉय हैं और श्रेय जी भी मेरे एम्प्लॉय हैं, तो श्रेय जी से मैंने खरीदा, मंजू जी को बेच दिया, तो इनवर्ड सप्लाई तो मेरे श्रेय से है ना, तब वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है, उसका सेकंड हैंड है, मैंने खरीद लिया। एक एग्जांपल लेते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल था, उसने कहा सर मेरे को एक ही दिन हुआ है, मैं आपको ओरिजिनल बिल भी दे दूंगा, मेरे को एकदम से पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप खरीद लो। मैंने अच्छा ठीक है भाई, डिस्काउंट में खरीद लिया। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं। तो इनवर्ड सप्लाई मेरी किस चीज की है? इनवर्ड सप्लाई मेरी मोबाइल की है, मोबाइल के खर्चे की है। और मोबाइल किससे लिया आपने? एक सप्लायर से लिया। अब वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड की कैटेगरी में आएगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो कॉम्पोजिशन है तो फिर कॉम्पोजिशन वाला है उसमें भी जा सकता है। तो इट विल डिपेंड कि आपने वो मोबाइल किससे खरीदा है, बट एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये जो 50,000 का मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, दिस वन, this deals with schedule 1 only, and schedule 1 is deemed supplies where there is no consideration, deemed supplies. अच्छा, in the meantime एक क्वेश्चन था, मैंने शायद गलती से इसको लिख दिया, लेट मी सी दैट क्वेश्चन अगेन। पंकज जी ने एक क्वेश्चन रेज करा था, पंकज जी कैन यू रेज दैट क्वेश्चन अगेन? हाँ मिल गया, 12:04 पे क्वेश्चन आया था पंकज जी का। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट पेड टू पर्सन अदर देन बैंक स्लैश एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, इंटरेस्ट पेड टू हिम? पहली बात तो सर, जो इंटरेस्ट है पंकज जी, क्या वो सप्लाई है या नहीं है? है, सप्लाई है, राइट। अब अगर मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के पर्सपेक्टिव से देखूं, एक आदमी जो सप्लाई देता है वो रजिस्ट्रेशन कब लेता है? अब सप्लाई कौन कर रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका इनकम है? इंटरेस्ट उस आदमी का है जिसने इंटरेस्ट दिया, जिसने आपको लोन दिया, करेक्ट। अब मान लीजिए पंकज जी से मैंने इंटरेस्ट लिया, पंकज जी मेरी कंपनी में डायरेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, अब पंकज जी से मैंने लोन लिया और पंकज जी को मैंने इंटरेस्ट दिया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी पंकज जी को मैंने साल का 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, साल का 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, पर पंकज जी क्या रजिस्टर हैं या नहीं है ये भी डिपेंड करेगा। अब पहले हम देखते हैं कि पंकज जी रजिस्टर्ड है या नहीं है। हम बात बैंक एनबीएफसी की नहीं कर रहे, हम बात पंकज जी की कर रहे हैं। पहली बात तो जो इंटरेस्ट है वो सप्लाई के दायरे में आता है, राइट। फिर अगर कोई भी इंटरेस्ट ऐसा है जो लोन देने के बदले में आपको मिला है, क्योंकि इंटरेस्ट भी कई नेचर का हो सकता है लेट पेमेंट का इंटरेस्ट हो, वो अलग है, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। बट अगर मैं बात करूं पंकज जी के पर्सपेक्टिव से, पंकज जी ने लोन दिया और लोन के बदले में इंटरेस्ट दिया, तो क्या वो एग्जम्प्ट है या नहीं है? एग्जम्प्ट है। तो पहली बात तो कवर बात हो गई कि यस इट इज अ सप्लाई एंड यस इट इज अ एग्जम्प्ट सप्लाई। अब सवाल आता है कि क्या सप्लाई रजिस्टर्ड से है या अनरजिस्टर्ड से है? तो अगर पंकज जी रजिस्टर्ड हैं तो फिर वो एग्जम्प्ट सप्लाई के दायरे में आएगी, कॉलम नंबर 3 में जाएगी।
राइट। अगर पंकज जी अनरजिस्टर्ड हैं, जो जनरली होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल अगर है आपका, चाहे 30 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम क्यों ना हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में डील करते हैं तो आपको रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है। तो पंकज जी अनरजिस्टर्ड है। और खैर मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि पंकज जी ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ली। मेरा ये काम नहीं है। मेरा तो काम ये कि क्या रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड हैं और मेरे को एग्जाम सप्लाई देने हैं तो उनको मेरे को बिल ऑफ सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो बिल ऑफ सप्लाई तो उन्होंने नहीं दिया, राइट। तो वो अनरजिस्टर्ड में आएगा पंकज जी। आई बिलीव आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपका इस पर कोई फॉलोअप क्वेश्चन है देन प्लीज लेट मी नो। Problem is there when we are making the summary, then in many days purchases from unregistered is more than 5,000 है, then RCM will also be applicable from all revenue which RCM not applicable. The magic of this 44 सर ये पहले तो 5,000 रुपए आप कहाँ से लेके आए ये बताइए। शिवम जी आपने लिखा if the purchase is from unregistered then 5,000 RCM shall be applicable। पहले तो आप ये बताइए, अब दो क्लॉज 44 की हम बात कर रहे हैं, क्या क्लॉज 44 में ये लिखा हुआ है कि भैया जिस पे आरसीएम दिया है वो ही आएंगी या जिस पे आरसीएम नहीं दिया वो आएंगी? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। क्लॉज 44 ने तो ये कहीं डिस्कशन ही नहीं करी। तो अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड से है और उस पे आरसीएम है, इट इज स्टिल एन अनरजिस्टर्ड सप्लाई सर। इंपोर्ट की बात करते हैं, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर तो कस्टम, अंडर द कस्टम एक्ट यू हैव टू पे द आईजीएसटी। Does it mean that the supply is from a registered supplier simply because I have paid the taxes? No, it is still an unregistered supply. लॉयर से सर्विसेज लिया है, लॉयर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन मेरे को आरसीएम देना पड़ रहा है। इज इट एन सप्लाई फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सप्लायर? नो नो, इट इज स्टिल एन अनरजिस्टर्ड सप्लाई। मेरा अब सवाल ये है, आपने 5,000 रुपए का सवाल उठाया, इन मैनी डेज परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इज मोर देन 5,000 देन द आरसीएम विल आल्सो बी एप्लीकेबल। मेरा सर सवाल ये है शिवम जी, ये आपने पहली बात तो ये 5,000 रुपए की लिमिट निकाली कहां से है? मुझे आप वो बताइए, ये आपने कहां से निकाली है सर? कौन सी ऐसी आइटम है जिसपे 5,000 है? 5,000 एक जगह रेफर्ड है पर आपने लिखा फ्रॉम ऑल आइटम्स। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फ्रॉम ऑल आइटम्स का मतलब आप जनरल लॉ बना रहे हैं कि अगर मैं कहीं भी 5,000 से अबव की परचेस करता हूँ अनरजिस्टर्ड से तो मुझे आरसीएम लगेगा ही लगेगा। आपका कहना तो ये है सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर ये 5,000 आया कहां से? लॉयर के केस में बात करूं, लॉयर के केस में तो कोई भी सर लिमिट नहीं है। जीटी के केस में बात करूं, पहले लिमिट हुआ करती थी सर, 21-22 में थी लिमिट, अब तो वो भी नहीं है सर। आज अगर जीटीए से आपको सर्विसेज लेते हैं चाहे 1,000 रुपए की क्यों ना ले रहे हो आपको, और वो आरसीएम में है, ऑल डिपेंड्स की जो मेरा जीटी है उसने एफसीएम ऑप्ट करा है या आरसीएम ऑप्ट करा है। अगर उसने आरसीएम ऑप्ट करा है तो मुझे तो जमा कराना पड़ेगा, चाहे वो 2,000 रुपये का हो, चाहे वो 4,000 रुपये का हो, चाहे वो 1,00,000 रुपए का हो। तो 5,000 कहाँ से आई लिमिट सर, वो आप बताइए। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस के नीचे दूध वाला है, मैं उससे दूध मंगवाता हूँ डेली का, राइट। रोज का जो है 500 रुपये का दूध आता है सर, और महीने का जो है तकरीबन जो है 7 से 8,000 रुपये का दूध आ जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ, राइट। तो क्या मैं उस पर आरसीएम जमा कराऊंगा? नहीं नहीं। तो ये 5,000 की लिमिट कहां से आई शिवम जी, तो बताएं सर। 5,000 रुपए की लिमिट है लेकिन सिर्फ सरकारी केसेस में है, यानी कि आप कहीं सरकार से सर्विसेज ले रहे हैं जिसपे आपको टैक्स सरकार नहीं चार्ज करती, आरसीएम में कवर्ड है, वहां 5,000 का आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी किसी भी चीज के ऊपर सर, अनरजिस्टर्ड सप्लाईज के ऊपर सर, देखिए 9.3 में है या 9.4 में हम बात करते हैं। 9.3 में तो स्पेसिफाइड है, 9.3 में तो स्पेसिफाइड है। 5.4 जनरलाइज था, 5.4 होता था एक जमाने के अंदर, एक जमाने में होता था 5.4। तो सारी सप्लाई अनरजिस्टर्ड से आपको आरसीएम जमा करानी पड़ती, वो खत्म हो गया, लॉ पुराना हो गया सर। वो 21-22 में तो था ही नहीं पर्टिकुलरली, आई थिंक 18-19 या 19-20 तक ही था शायद लॉ, वो उसके बाद तो वो भी लॉ खत्म हो गया। सिर्फ एक जो बिल्डर है
बिल्डर के लिए डेफिनेटली है, वो बिल्डर के लिए भी जो डेफिनेटली हर चीज के ऊपर नहीं है, वो बड़ी स्पेसिफाइड आइटम्स के ऊपर है वो। अदर देन दैट अनरजिस्टर्ड परचेजेस के ऊपर एक्सेप्ट 9.3 की बात करें या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें, क्योंकि वो 9.3 में या 5.3 में ही कवर्ड है। जब मैं 9.4 या 5.4 ऑफ आईजीएसटी की बात करता हूँ, 9.4 ऑफ सीजीएसटी एंड 5.4 ऑफ आईजीएसटी की बात करता हूँ और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करता हूँ, वहां सब कुछ है। पर अगर मैं डोमेस्टिक परचेजेस की बात करूं, अनरजिस्टर्ड परचेजेस की बात करूं, अनलेस एंड इट इज कवर्ड बाय 9.3, 9.4 में नहीं है, 9.4 में नहीं है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग जीएसटी टुडे कि जीएसटी में कंप्लायंस क्या करनी है क्या नहीं करनी। इररिस्पेक्टिव ऑफ टुडे, अगर आपकी ऐसी कोई सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड से है, चाहे आपने उस पर आरसीएम दिया है या नहीं दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको अकॉर्डिंगली उसको देना है। लॉयर है फॉर एग्जांपल, लॉयर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लॉयर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर लॉयर रजिस्टर्ड है तो सर रजिस्टर्ड के कैटेगरी में ही आएगा, इवन दो यू आर पेइंग द टैक्स अंडर आरसीएम। लॉयर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आएगा। जीटीए रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर की कैटेगरी में आएगा, इवन दो यू आर पेइंग आरसीएम। जीटीए अनरजिस्टर्ड है, यू आर पेइंग आरसीएम, अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आएगा। इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड में आएगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। गॉट इट सर? लेट्स मूव अहेड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया जी। यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था ना शुरू के अंदर, पहला तो एक मिसप्रिंट है, तो मैंने मिसप्रिंट को यहाँ इटैलिक्स फुटनोट के थ्रू बताया है कि ये जो 82.2 या 82.3 पैरे की जो रेफरेंस है वो गाइडेंस नोट में 88.2 लिखी हुई है, तो आप उसको रीड 82.2 ही करिएगा। अब वो ये कहता है कि भैया 6 और 7 में तो एक्सक्लूजन है। 6 और 7 का मतलब हो गया 3 से लेकर 7 तक, क्योंकि 6 जो है वो 3 से 5 का समराइजेशन है, इसलिए मैं 6 और 7 की बात करता हूं। तो कहता भैया 6 और 7 का जो टोटल है वो 2 नंबर से मैच होना चाहिए, सिवाय एक्सपेंडिचर स्लैश अलाउंस मेंशन्ड इन पैरा 82.2.2 एंड 3। यानी कि इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं, ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है भैया कॉलम नंबर 6 उठाओ, कॉलम नंबर 7 उठाओ, और जो अलाउंसेज नो सप्लाईज हमने बोला था कि भैया 3 से 7 में नहीं आएगी, वो भी ले लो और 2 नंबर में डाल दो। ये मेरा गाइडेंस नोट कहता है, पैरा नंबर 82.14। बट मेरा सवाल ये है सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नो सप्लाईज की बात है, वो ठीक है। डेप्रिसिएशन, आप कहते हो जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही नहीं है, तो भैया एक्सपेंस कॉलम नंबर 6-7 के लिए तो नहीं है, तो कॉलम नंबर 2 के लिए एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वहां भी वर्ड एक्सपेंडिचर है, 6 में भी एक्सपेंडिचर है, 7 में भी एक्सपेंडिचर है। तो यहां मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंस्टीट्यूट के साथ। हाँ, मैं सैलरी को नहीं कहता, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहां सैलरी की जो सेग्रीगेशन है वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे नहीं है। सैलरी की जो सेग्रीगेशन है वो नो सप्लाई बेसिस के ऊपर है। नो सप्लाई है लेकिन एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर फिर वो 2 में भी आएगा, एक्सपेंडिचर वो 6 में भी आएगा, एक्सपेंडिचर वो 7 में भी आएगा। I mean, अगर मैं एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, लेकिन चूंकि वो नो सप्लाईज है इसलिए 6 और 7 में हमने एक्सक्लूड करें, तो उतना डिफरेंस तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ ठीक है भाई, इतना डिफरेंस रहेगा, नो सप्लाईज का डिफरेंस रहेगा। बट व्हाट अबाउट द आइटम्स विच आर नॉट एन एक्सपेंस एट ऑल? आपने बोला बैड डेट एक्सपेंस नहीं है, यस इट इज नॉट अ बैड डेट, बैड डेट इज नॉट एन एक्सपेंस। आपने बोला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, यस इट इज नॉट एन एक्सपेंस, देन व्हाई इन कॉलम 2? व्हाई इन कॉलम 2? तो आप जो भी पोजीशन लें, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाली 82.14 में जो लिखा वो पोजीशन ले, या आप वो पोजीशन लेते नहीं भाई एक्सक्लूजन 6 और 7 में है तो 2 में भी होगी, तो आप जो भी पोजीशन लेते हैं थ्रू नोट्स अपनी वो पोजीशन जरूर जो है क्लैरिफाई करें, जरूर क्लैरिफाई करें। आप लिखें एज ए नोट कि while mentioning the total number 2, 6 और 7 के बीच में जो गैप है वो क्या गैप, अगर गैप है तो। आप कहते हो नहीं गैप नहीं है, सेम है, तो आपको बताना चाहिए कि आपने क्या क्या एक्सक्लूड करा है, नॉट ओनली फॉर कॉलम नंबर 2 बट 3 एंड 7 ऑल्सो, राइट। एक ये नोट भी आना चाहिए कि जो इंपोर्ट की हम बात करते हैं, मान लो आपका मेजर इंपोर्ट होता है, तो जब इंपोर्ट होगा तो मेजरली आपका सारा अनरजिस्टर्ड में नजर आएगा,
राइट। और मतलब कुछ सर्कल्स में ये बात हो रही है कि भाई अगर आप इतना सारा अनरजिस्टर्ड दिखाओगे तो हो सकता है स्क्रूटनी ट्रिगर हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम कितना सही है कितना गलत है, पर अगर मैं उस बात को सही भी मानूं हाइपोथेटिकली एक बार के लिए, तो कम से कम आप अपने नोट में डिस्क्लोजर दें कि दिस इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एज वेल, और उसकी अमाउंट इतनी इतनी है, इतनी इतनी है। अब हम रुख करते हैं अपना सेक्शन 35 की तरफ ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट जो 35 है, रीड विद रूल 56, वो बात करता है बीइंग अ सप्लायर, राइट। बीइंग अ सप्लायर, अब सप्लायर कौन? ओनली द रजिस्टर्ड पर्सन, ओनली द रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तभी बात कर रहा हूं मैं। तो किस किस चीज का आपको रिकॉर्ड बना के रखना है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। मैंने केवल वही आइटम्स लिए हैं जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट आज, बाकी चीजों को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो every registered person shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration a true and correct account of inward and outward supply of goods or services or both। तो आप आउटवर्ड को छोड़ दीजिए, हमने सिर्फ इनवर्ड पे ही कंसंट्रेट करना है। सो ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट, द वर्ड इज अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। सवाल है कि वो सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा है, किसी रजिस्टर की बात नहीं कर रहा। बेसिकली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर आप इसको इंस्टीट्यूट के जो जीएसटी के ऊपर एक वो बुक आई थी ना बड़ी सी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट रिकॉल द नेम, बड़ा अलग सा नाम सा था उसका। तो उसमें भी ये बात कही गई है भैया जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसी की बात हो रही है। तो आप उसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं ट्रू एंड करेक्ट, राइट, तो आपको बेसिकली एक इनवर्ड अकाउंट बनाना है, इनवर्ड सप्लाई का। तो हम क्या इनवर्ड सप्लाई का अकाउंट नहीं बनाते क्या? परचेज का अलग बनाते हैं, खर्चों का अलग बनाते हैं, फलाने का अलग बनाते हैं, ढिमके का अलग बनाते हैं, तो सारे खर्चे के अकाउंट बनते हैं हमारे, तो आपको वो बनाना है, दैट्स इट। फिर किसका अकाउंट बनाना है? आईटीसी का अकाउंट बनाना है। क्या आईटीसी का अकाउंट नहीं बनाते क्या हम? बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि कहीं सेक्शन 35 में ये लिखा हुआ है कि जब आप इनवर्ड सप्लाई का अकाउंट बनाएंगे तो आपको कंपोजिशन का अलग बनाना है, एग्जम्प्ट का अलग बनाना है, टैक्सेबल का अलग बनाना है, अनरजिस्टर्ड का अलग बनाना है? ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है सेक्शन 35 के अंदर। सेक्शन 35 की गाइडेंस सिर्फ यही है कि आपको इनवर्ड सप्लाई का एक अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। अब वो आपके ऊपर है, आप कंसोलिडेटेड बनाते हो, अलग अलग बनाते हो। सेक्शन 35 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रूल 56 में आ जाते हैं। तो अगर आप सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में जाएं, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब्ड क्या है सर? दैट इज रूल 56, रूल 56। सो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगेन पहला 9 आइटम, अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड, इंपोर्टेड यानी कि अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो इंपोर्ट का आपको अलग से अकाउंट बनाना होगा, ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं इनवर्ड में फर्दर सेग्रीगेशन करता हूं, तो उसने बोला भैया इंपोर्ट का आपको बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे इंपोर्ट सर्विसेज का हो, उसका तो अलग बनाना है आपको, राइट। और इंपोर्ट तो वैसे भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी, अनरजिस्टर्ड है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, जहां पे कॉम्पोजिशन वाले को साइड में कर दिया, उन्होंने कहा शेल मेंटेन एन अकाउंट्स ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक रजिस्टर की बात कर रहा है ये। उसमें भी अगर आप पूरा रूल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वैल्यूज की कहीं बात नहीं हो रही, आपको इनवर्ड कितना है, आउटवर्ड कितना है, मूवमेंट कितनी है आपकी, वो बनानी है। फिर सब रूल 4 में आते हैं, क्या किस किस चीज का अकाउंट बनाना है? पहला इनपुट टैक्स यानी कि आईटीसी का बनाना है, और वो सेक्शन 35 में भी अगर मैं बात हूं तो वो कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेल्ड? यहां वो केवल अवेल्ड की बात नहीं कर रहा, यहां बात कर रहा है पहले आईटीसी अकाउंट बनाओ, आईटीसी क्लेम कितना करा उसका अकाउंट बनाओ, और 35 कहता है कि सॉरी क्लेम्ड कितना करा उसका अकाउंट बनाओ, और 35 कहता है अवेल्ड कितना करा, यानी कि पहले अकाउंट बनेगा, फिर आपकी अवेलमेंट होगी, और फिर बाद में उसकी क्लेमेंट होगी, क्लेम करोगे आप। तो 3 एस्पेक्ट हैं सर। एक है केवल बनाना, बना देने से काम नहीं बनेगा, फिर इतना आपने क्लेम, आपने अवेल कितना करा, और फिर आपने क्लेम कितना करा, और फिर आपने अवेल कितना करा, करेक्ट। और अब तो सेक्शन 50 में भी चेंज आ गया है, खैर हमारा वो मुद्दा नहीं आज का। टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस,
अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ अकाउंट्स की। अकाउंट्स किस किस की बात करी अब तक हमने, कि भैया आपके पास जो इनवर्ट सप्लाईज है उसका पूरा अकाउंट होना चाहिए, जिसमें 2 सेग्रीगेशन करी। आपका इंपोर्ट का अलग बनाना है, आपने इंपोर्ट का अलग बनाना है, सॉरी मैं आगे पीछे चला गया, इंपोर्ट का अलग बनाना है। तो बेसिकली मोटे तौर पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इंपोर्ट का अकाउंट अलग है, डोमेस्टिक अकाउंट अलग है आपका, दोनों को अगर हम हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करें तो, राइट। फिर इनपुट में इनपुट कितना आया बुक्स में, क्योंकि बुक्स में इनपुट आ जाने से मान लीजिए आपने एक इनवॉइस लिया आपने जो है बुक्स में कैप्चर कर लिया। बुक्स में कैप्चर कर लेने से और उसको आईटीसी में लिख लेने से ना तो अवेलमेंट होती है ना उसको क्लेम करते हो आप। क्लेम या अवेलमेंट आपकी 3B के थ्रू होती है, राइट। तो आपने जब आप अवेल कर लोगे 3B में तब फिर अवेलमेंट अकाउंट, तो आप एक एंट्री डालते हो, इनपुट को आप क्रेडिट मारते हो और अवेलमेंट अकाउंट को लिखिए। हो सकता है आपने आईटीसी लेजर बना रखा हो अलग से अपनी किताबों के अंदर भी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बी शोन इन रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं चाहता हूं बाकी लोग इसको आंसर करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बी शोन इन रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। Shay Gupta, sir, in clause 44, where to disclose pre-operative expenses and expenses related to provisions? Very good question. मैं आता हूं इस पे थोड़ी देर में। Any other question? चलो कम से कम क्वेश्चन आने शुरू तो हुए। So let me complete this slide first, then I will take up all the questions. तो आपको इनपुट, क्लेम, अवेल्ड, इन सबका आपको एक अकाउंट बनाना है। एट द सेम टाइम आपको एक रजिस्टर बनाना है टैक्स इनवॉइस का। पर अगेन टैक्स इनवॉइस के रजिस्टर की बात कर रहा है, बिल ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा। और सारी एग्जाम सप्लाई बिल ऑफ सप्लाई पे होती है, सारी कंपोजिशन सप्लाई बिल ऑफ सप्लाई पे होती है। उसका भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं मुझे बनाने की जरूरत है। और फिर हम बात करते हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिसीव ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड। तो मोटे तौर पे बात सिर्फ उन्हीं की करी जिसपे टैक्स लगा है और मैं टैक्स क्लेम कर रहा हूँ, उन्हीं की बात हो रही है। बिकॉज जीएसटी को सिर्फ उसी से लेना देना है मोटे तौर पे। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Every registered person shall keep the particulars of name and complete address of suppliers. यहां इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां उसने ये कहीं नहीं कहा कि भैया वो जो सप्लायर था वो टैक्स वाला है नॉन टैक्स वाला। उसने कहा भैया आपके सभी सप्लायर्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। और ये लिस्ट ही काम आएगी जब हम इस डाटा को कोलेक्ट करेंगे, जब हम बनाएंगे, ये रिकॉर्ड काम आएगा आपका। तो आपका क्लाइंट अगर नहीं है तो उसको बोलो, उसको ये रूल दिखाएं 56(5) कि ये मैंडेटरी है। तो और सबसे पहला आपको काम यही करना है हम सबको, कि आप अपने क्लाइंट से जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी लिस्ट मांगे, नाम, पता, ठिकाना और उसके आगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक बार आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, आई एम टेलिंग यू, आपको ये जो डिटेल निकालनी है ये काफी हद तक आसान हो जाएगी, काफी हद तक आसान हो जाएगी। अब हम समराइज करते हैं इस पूरे सिनारियो को जो हमने क्लॉज 44 में डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया एक्सपेंस एवर एज पर प्रॉफिट स्टेटमेंट। मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से स्टेटमेंट उठाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर उठाया और टोटल 120 रुपए निकल के आया फॉर एग्जांपल। अभी मैंने इसमें जो प्रोविजन की बात हुई है अभी जो आई बिलीव हाँ शेय जी ने आप मेरे से क्वेश्चन पूछा है एक्सपेंसेस से, उसको मैं भी अलग से डील करूंगा। एक बार हम मानते हैं कि इसमें आएगा तो एक्सपेंसेस एज पर प्रॉफिट स्टेटमेंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने लिया 120 रुपए हो गया फॉर एग्जांपल। तो वो एज पर इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट 82.14 ये पूरा का पूरा आएगा 120 रुपए का। अब इसमें से जब मैं पैरा नंबर 82.2 और 82.3 पढ़ता हूँ इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट का, तो वो कहता है भैया इसमें से डेप्रिसिएशन भी हटा दो, इसमें से जो जितने भी अलाउंसेस है वो भी हटा दो, इसमें से जो सप्लाईज नहीं मानी जाती वो भी हटा दो। तो लेट से वो 20 रुपए की है, लेट से वो 20 रुपए की है, तो बच्ची कितनी 100 रुपए की। तो 100 रुपए आपने ले लिया। अब इस 100 रुपए को आपको फर्दर बाइफरकेट करना है इन कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब लेट से मैं कहता हूँ रजिस्टर्ड का 70 रुपए बनता है और अनरजिस्टर्ड का 30 रुपए बनता है, तो ये 3 तो चला जाएगा 7 में, 70 आएगा 6 में। इस 70 का फर्दर डिवीजन अगर करें 3, 4, 5 के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच ये सारे मैंने फिक्टिशियस नंबर्स लिए हैं, अकॉर्डिंगली आपको इन सब में डालने हैं। ये मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हैं, जैसे जो अगेन इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल यस थर्ड नंबर पॉइंट पढ़े आप। Assessee has further informed that the expenditure related to entities not registered under GST includes
import of goods, import of services and services from unregistered supplier on which GST liability under RCM has been discharged. तो मैंने ये अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी, राइट? ऐसे ही मैंने लिखा assessee has further informed that the difference between clause 2, that is the total expenditure, and sum of clause 6 and 7 is on account of depreciation, bad debt and expenditure like salary which is not a supply as per GST. Also total expenditure as per 2 column includes capital expenditure. तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दी हैं। ये मैंने डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तरुण जी ने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बी शोन इन रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। सर देखिए, अगर मैं जनरली देखूं तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं रजिस्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट का एक केस है टोरेंट पावर का, जहां पे मुद्दा यही उठा था कि मीटर रेंट जो है वो टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं भैया एग्जाम्प्ट है। उन्होंने कहा मीटर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, उन्होंने कहा सब एग्जाम्प्ट है क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, वही प्रिंसिपल सप्लाई है तो उसी से कनेक्टेड है, राइट? और लॉ ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाई में डील करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप किस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से डील करते हैं, तो आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बिल निकाल के देख लीजिए ना सर। सिंपल सी बात है, क्या उस कंपनी ने क्या उसने बिल ऑफ सप्लाई दिया है? क्योंकि अगर वो बिल ऑफ सप्लाई दिया होगा तो उसने डेफिनेटली उस पर जीएसटी नंबर भी डाल रखा होगा। तो अगर जीएसटी नंबर डाल रखा है तो सिंपल है, रजिस्टर्ड हो गया। अगर जीएसटी नंबर नहीं डाल रखा तो एज गुड एज दैट अनरजिस्टर्ड हो गया। और ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि बिजली जो है वो केवल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसी से लें। मैं फॉर एग्जांपल जिस बिल्डिंग में बैठता हूँ यहाँ पे सिंगल पॉइंट कनेक्शन है, आई मीन नोएडा, और नोएडा में मैक्सिमम जो कनेक्शंस हैं वो सिंगल पॉइंट्स के हैं, राइट? जो बिल्डर है वो कनेक्शन लेता है और बिल्डर में से फर्दर चार्ज करता है। अब बिल्डर रजिस्टर्ड है, वो बात लगा बिल्डर जब मेरे को बिल देता है तो उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी है मेरे जो इनवॉइस के ऊपर, जो मेरा इनवॉइस आता है उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज नहीं करता, पर उसके अलावा वो मेरे से और भी चीजें लेता है, उस पर वो जीएसटी चार्ज करता है मेरे से। तो कुछ मेरे पास एग्जाम्प्ट सप्लाई भी आ रही है, कुछ मेरे पास टैक्सेबल सप्लाई भी है, बट बैरिंग दैट क्योंकि मेरा सप्लायर वही है तो वो रजिस्टर्ड है मेरे लिए, तो मैं रजिस्टर्ड में डालता हूँ। सिमिलरली आप मेरे को एनडीपीएल का मेरे पास इमीडिएटली बिल मेरे हाथ में अवेलेबल नहीं है क्योंकि दिल्ली में एनडीपीएल भी है, बीएससीएस भी है, तो एक बार आप उसका बिल निकाल के चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से 99.99% वो रजिस्टर्ड ही होगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आंसर। अब आते हैं श्रेय जी का क्वेश्चन, वेयर टू डिस्क्लोज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोविजंस। मेरा सवाल ये है सर, अब आपने प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस की बात करी, तो क्या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस नहीं है? क्या वो एक्सपेंडिचर नहीं है? पहली बात तो अगर आप बात करते हो उस जमाने की जिसके अंदर हम प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस की जब हम बात करते थे तो मैं बोलता था कि भाई 1/5 लेते थे हम, क्योंकि 35D को रीड करते थे। और बैलेंस शीट में एक आइटम भी हुआ करती थी, एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। सवाल है कि वो एक्सपेंडिचर अब वो अलाउड ही नहीं। अब तो अगर मैं AS 26 की बात करूं, एज पर AS 26 एंटायर एक्सपेंडिचर हैज टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इट इज एन एक्सपेंडिचर। AS 26 के साथ अगर आप रीड करेंगे तो जो पीएल में आपने चार्ज कर दिया प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर वो आएगा ही आएगा। अलाउेबल डिसअलाउेबल पे नहीं जा रहा सर मैं। 35D में हो सकता है आपको 150 अलाउड हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही अलाउड हो, पर इट इज एन एक्सपेंडिचर सर, इट हैज टू बी देयर इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपने कहा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोविजंस। अब मेरा सवाल ये है, हम प्रोविजंस बोलते किसको है? अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप सब मुझे बताना कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑडिट फी पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, सैलरी पेबल, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल, क्या ये जितने मैंने आइटम्स बताई हैं ये प्रोविजंस हैं या ये अक्रूड एक्सपेंस हैं? प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है वो आइटम जिसकी अमाउंट जो है
वो डिटरमाइंड नहीं है, या उसकी जो पेमेंट है वो डिटरमाइंड नहीं है। केवल वो ही प्रोविजंस होते हैं, बाकी सब एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। तो ऑडिट फी पेबल सर जब हम डालते हैं ना, हम कहते तो प्रोविजन है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है। और प्लीज शेड्यूल 3 में उसको प्रोविजन में भी मत दिखाइएगा। इट इज एन एक्रूड एक्सपेंस ओनली। और एक्रूड एक्सपेंस आज की डेट में ट्रेड पेबल में शो होता है। इनफैक्ट जब ट्रेड पेबल की आप एजिंग बनाओगे तो उसमें आपको अलग से दिखाना पड़ता है, क्योंकि इसकी एजिंग नहीं होती एक्रूड एक्सपेंस की, तो आपको अलग से एज एन एक्रूड एक्सपेंस दिखाना होगा। इनफैक्ट कई सैंपल शेड्यूल 3 जो है सोशल सर्कल पे घूम भी रहे होंगे। इनफैक्ट मैं उसको इंकरेज करूंगा, आप एक बार उनको खोल के देखिए तो सही। तो वो प्रोविजन नहीं होता सर श्रेय जी, वो एक्रूड एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर की ही कैटेगरी में आएगा, और मेरे हिसाब से वो डिस्क्लोजर आएगा। अब बात करते हैं उनकी जो प्योरली प्रोविजंस हैं, प्योरली प्रोविजंस हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं, राइट, लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं। अब ये प्रोविजन है, मैं लीव इनकैशमेंट के प्रोविजन की बात करूं, जो आपने ग्रेजुटी का प्रोविजन बनाया, लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन आया, बेसिस ऑफ एक्चुरियल। प्रोविजन फॉर वारंटी की बात करता हूं, प्रोविजन फॉर वारंटी की बात करता हूं, ये सारे प्रोविजन है। क्योंकि प्रोविजन जब मैं वारंटी की बात करता हूं, कितनी अमाउंट पे होगी ये अभी कंटिंजेंट है, मालूम नहीं है कितनी दूंगा कितनी नहीं दूंगा, एक प्रोविजन बना रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, करेक्ट। ऐसे ही जब मैं ग्रेजुटी के प्रोविजन की बात कर रहा हूं, एक्चुअल से मैंने वैल्यूएशन कराई, उसका मैंने प्रोविजन डाल दिया। मुझे नहीं पता, क्योंकि आज हो सकता है इंप्लॉई 10 साल बाद जाके छोड़े, वो 10 साल बाद जो उसकी ग्रेजुटी जाएगी उसका प्रोविजन मैं आज बना रहा हूँ। वो हो सकता है 10 साल काम करे, हो सकता है 2 साल बाद ही छोड़ दे, हो सकता है मैं दूं ही ना उसको, मुझे पता ही नहीं है, पर प्रोविजन बनाता हूं। दैट इज प्रोविजन, एंड दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, एंड दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इन माई व्यू, राइट, इन माई व्यू। तो उस केस में मेरे हिसाब से 3 to 7 में एक्सक्लूड होना चाहिए। लेकिन प्लीज अपनी पोजीशन जो है, आप जो भी पोजीशन लें, आप उस पोजीशन को प्लीज क्लियर करें, बिकॉज यहाँ पे सप्लायर कोई नहीं है, प्लीज समझें, सप्लायर कोई नहीं है यहाँ पे, सप्लायर कोई नहीं है। इट इज ओनली एन एस्टिमेट विच आई एम पुटिंग इन द इन बुक्स। तो वो एक्सपेंस प्योर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मेरी ओपिनियन में जो प्योरली प्रोविजन है, एक्रूड एक्सपेंस नहीं बात कर रहा, ऑडिट फीस की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी पेबल की बात नहीं कर रहा, राइट, मैं टेलीफोन पेबल की बात नहीं कर रहा, मैं सैलरी तो वैसे ही आउट है, सैलरी की बात भी नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर प्रोविजंस। प्योर प्रोविजन मेरे हिसाब से एक्सक्लूडेड रहेंगे, और ये पोजीशन आपको प्रेटी क्लियरली आपको अपनी उसमें बतानी है। फिर ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। आज मैंने 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया सर, ठीक, 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया। अब इंश्योरेंस पे किया, अब उसका इंश्योरेंस का पीरियड इस ढंग से है कि 75% इस साल में आ रहा है, 25% अगले साल में जा रहा है। 1 लाख रुपए खर्चा किया, तो सवाल है कि 1 लाख रुपए खर्चा है, 75,000 का है। मेरी ओपिनियन में इट इज ओनली द 75,000 विच यू आर चार्जिंग टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट शैल क्वालिफाई एज एन एक्सपेंस। बाकी प्रीपेड है। किसने कहा जी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, मुझे किसने बोला? मैं भैया कोई कैपिटलाइज थोड़ा ना करो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप प्लीज डेफिनेशन तो पढ़े, वो क्या कहता है? इट इज एन अदर करंट एसेट, इट इज एन अदर करंट एसेट। तो अकॉर्डिंगली आपको सर आंसर लेना है, आप उसको लेना है। कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, कस्टमर में भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बोथ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर। सर मेरे हिसाब से एक्सक्लूड होना चाहिए, ये आएगा ही नहीं। मेरे हिसाब से एक्सक्लूड होना चाहिए, ये आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। कॉलम 2 में तो आ सकता है बिकॉज एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, बट अगर मैं बात करूं इनवर्ट सप्लाईज की बात करूं, पहली बात तो ये इनवर्ट सप्लाई ही नहीं है सर, कैश डिस्काउंट इज नॉट एन इनवर्ट सप्लाई। तो इनवर्ट सप्लाई ही नहीं है सर, तो ये मेरे हिसाब से एक्सक्लूड हो जाएगा एज फार एज 3 to 7 इज कंसर्न। तो उसके बाद फिर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आया सिमिलरली सन्ड्री बैलेंसेस ऑफ कस्टमर रिसीवेबल रिटर्न ऑफ लाइक 2 रुपीज 15 रुपीज, अगेन सर सेम आंसर। इनवर्ट सप्लाई कहाँ है सर इसके अंदर? इसमें इनवर्ट सप्लाई कहाँ है सर? देयर इज नो इनवर्ट सप्लाई, सो अगेन आउट ऑफ द पिक्चर। सर केवल शेड्यूल 3 पे कंसिडर नहीं करा, सप्लाई भी है या नहीं ये भी तो देखना है मुझे, राइट। अगेन एक्सपेंडिचर इंगर्ड भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज सिंपली यू हैव रिटर्न ऑफ द बैलेंसेस।
क्योंकि वो इनकम साइड में भी हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर मतलब पीएल साइड में भी हो सकता है, बट इन एनी केस इट्स नॉट एन इनवर्ट सप्लाई. Purchase from registered dealer, but our GSTN was not mentioned, was not. सर शिवम जी, मेरे जीएसटी से इसका क्या लेना देना? फिर तो डॉक्टर के केस में तो सारे ही अनरजिस्टर्ड हो जाएगा सर. मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया ना सर, डॉक्टर केस में तो सारे मेरे पास B2C इनवॉइसेस आएंगे. फिर मैं क्या करूंगा सर? मुझे मेरा नहीं देखना, मुझे तो सप्लायर का स्टेटस देखना है. तो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है, सिंपल एज दैट. ऐसा भी हो सकता है सप्लायर शुरू के 5 महीने अनरजिस्टर्ड हो, बाद में रजिस्टर्ड हो. तो अगर मैं प्योर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो अनरजिस्टर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है. बट सवाल है कि क्या एक एक इनवॉइस आप चेक करेंगे? नहीं. तो तरीका क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो एक लिस्ट है सप्लायर्स की, वो काम आएगी. तो आपने करना क्या सर, जो मैं करता हूं, हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उठाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के एक एक्सेल शीट में प्लॉट कर लेते हैं. राइट, प्रॉफिट लॉस का मतलब जो ट्रायल बैलेंस के हेड्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो कई बार हम उसको क्लब भी कर देते हैं. राइट, तो क्लबिंग से आपको नहीं पता लग पाएगा कौन सा खर्चा क्या है क्या नहीं है. ट्रायल बैलेंस के हेड उठाए, सारे प्लॉट करे हमने, और प्लॉट करके उसके सामने मैंने कॉलम डालने शुरू करे. पहला टोटल आ गया, उसके बाद एक्सक्लूजन है या नहीं है. अगर वो बैड डेट है, डेप्रिसिएशन है, जो नो सप्लाईज के केस हैं, वो हम डालते चले गए, जो जो एक्सक्लूड हो गए वो निकलते चले गए. करेक्ट. फिर उसके बाद बचता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला. तो मैं क्या करता हूँ, हर एक्सेल का डंप निकालता हूँ, या पूरे साल का भी डंप निकल जाता है इकट्ठा आज की डेट में टैली में, कोई दिक्कत नहीं है. सप्लायर की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है सर, वीलुकअप लगाए सर, फटक से आंसर आ जाएगा आपको सर. अगर आप एक शीट में सप्लायर का नाम लिखें और उसके आगे लिख दें कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन है, और आप वीलुकअप लगाएं अपने हर लाइन आइटम के खर्चे के आगे हेड वाइज, राइट, डंप निकल आता है, पूरी डे बुक का डंप निकल आता है सर, आज की डेट में टैली में भी निकल आता है. तो आप लगा लीजिए खर्चे का नाम, सप्लायर का नाम, अमाउंट कितनी डेबिटेड है अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उसके आगे वीलुकअप लगा लीजिए कि भैया वो उस जो शीट आपने बनाई थी वहां से स्टेटस क्या आ रहा है, स्टेटस रजिस्टर्ड आ रहा है या क्या आ रहा है. तो वो स्टेटस के हिसाब से आप डालते चले जाइए सर. और थोड़ी बहुत अमाउंट आपकी सर दाएं बाएं हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया शुरू में कि एक सप्लायर था जो साल के कुछ महीने अनरजिस्टर्ड था, बाद में रजिस्टर हो गया. अब जब मैंने लिस्ट बनाई वो तो रजिस्टर की है, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में शिफ्ट भी हो गया तो कोई ऐसी मारामारी नहीं है, कोई ऐसा तोप नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा तूफान नहीं आ जाएगा. मेटिलिटी नाम की भी चीज होती है सर. श्रेय गुप्ता, फॉरेन एक्सचेंज लॉस. सर अगेन फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो है वो सर सप्लाई नहीं होती है, तो एक्सक्लूडेड रहेगी सर. Any other question? Any other expense? इनफैक्ट आज की डिस्कशन में जितने नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये सारे मैं अपनी पीपीटी में डाल दूंगा. अगली बार जब भी मैं पीपीटी दूंगा उसमें ये सारे हेड्स लगा दूंगा कि अच्छा भाई ये कैश डिस्काउंट का क्या होगा, जैसे सर ने पूछा, ये राइट ऑफ एज का क्या होगा, या ये फॉरेन एक्सचेंज है इसका क्या होगा, लाइक दिस. तो मोर क्वेश्चन यू आस्क मी, द मोर बेनिफिशियल इट इज फॉर मी ओनली, फ्रैंकली स्पीकिंग. नो अदर क्वेश्चन सर? ओके. मैंने अब तक जितने क्वेश्चंस थे वो मैं जरा कॉपी कर लूँ एक जगह. दो आई बिलीव जूम में ऑप्शन होती है कि क्वेश्चंस को आप डंप ले सकते हैं, बट स्टिल मैंने अलग से ले लिया. सो आई बिलीव विद दिस माय टॉपिक ऑन क्लॉज 44 इज ओवर, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग. बट टॉपिक तो सर 2 थे. अब संजीव जी बताइए क्या करें, बिकॉज टाइम तो नहीं है. शुड आई टेक इट अप और नॉट? आधे घंटे में तो नहीं होगा सर, ये तो थोड़ा क्लियर है. हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर. बट मुझे लगता है जो भी आपने टॉपिक लिया क्लॉज 44 का, इट वाज अ मैंने आपको शुरू में बताया था जी क्लॉज जी 44 के ऊपर 1.5-2 घंटे डिस्कशन हो जी, जाएगी जी. इजीली. इट वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन और बहुत ही बढ़िया हुआ. और विल सी एक और बार. अगर आप लोग मेरा नंबर सेव करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड दे रखा है. जी जी क्यूआर कोड का जमाना है आजकल, आप स्कैन करोगे पूरा कॉन्टेक्ट कार्ड आ जाएगा, आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं. जरूर सर, जरूर सर. So thank you very much, and thank you Study Circle for inviting me once again. Thank you, and it was a lovely interaction. Not in the beginning, but at least in the second part of this entire discussion. Correct sir. There are a lot many good questions. Yes.
Thank you so much, sir. Thanks a lot. Very, I must say, very knowledge oriented discussion. बिल्कुल ठीक बोला आपने, शुरुआत में थोड़ी सी कमी रही बट बाद में मोरलेस बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए और इट वाज अ वेरी डिटेल्ड वन, राइट? आई मस्ट सी कि ये वीडियो को लोग बार बार देखेंगे, है ना? तो आपकी वर्किंग होगी और ये आज नहीं केवल बहुत जगह रेफर होने वाले हैं। तो अब सर इनफैक्ट क्या हुआ संदीप जी कि मैंने नोएडा के अंदर जो दूसरा टॉपिक था जो आज मैं नहीं ले पाया, जी वो मैंने टॉपिक दिया और उसके बाद मैंने उसकी जो पीपीटी थी वो मैंने सर्कुलेट कर दी। जी 4 दिन बाद मेरे को किसी ने मेरी पीपीटी मेरे को फॉरवर्ड कर दी। तो मैंने कहा भैया ठीक है, घूम घाम के मेरे पास ही आ गई है। इससे समझ लो आप। ऐसे समझ में आता है सर। जी तो एक्चुअली टॉपिक भी यूनिक था, अब Correct, टाइम नहीं था correct. लेकिन वो टॉपिक भी यूनिक था, जी क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो टॉपिक अभी तक किसी स्टडी सर्कल में जो है वो टेकअप जी किया। जी मैंने कहा आपसे भाई बात हुई थी इतने जी। सालों से जो है वो हम मैं उसको घसा पिटा बोल रहा हूँ, सॉरी, इन द सेंस कि वो बार हम वही क्लॉज बाय क्लॉज पे चलते हैं, पर Correct. मैंने कहा भाई रिपोर्टिंग पार्ट कहाँ है, वो कौन देख रहा है? सही बात है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डिलीवरेबल Correct. का जो है। Correct. अगर वही क्वालिटेटिव नहीं है तो फिर बाकी ऑडिट करी ना करी एक बराबर हो जाएगी। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। विल सी सर, देखते हैं अगर कुछ वैसा कुछ समय रहा तो जरूर आपको फिर से इनवाइट करेंगे सर उस चीज के लिए। श्योर। इस महीने में तो नहीं हो पाएगा। हाँ प्रॉब्ली इस महीने करेंगे भी नहीं, सब बिजी हैं लोग, बड़े सारे बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। नेवर तो शांतिपूर्वक अपना काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने सुबह का टाइम, आप जैसे 1 बज गया, नहीं ठीक है, मैं अच्छा किया अब 1 से बहुत रह अच्छा के रात के 9 बजे तक मैं आराम से बैठ के काम कर सकूँ, 8 घंटे में एटलीस्ट काम कर बिल्कुल लूंगा। करेक्ट सर, करेक्ट सर, ये अच्छा हो गया, नो प्रॉब्लम। और लोग भी आ गए हैं, ठीक है, बढ़िया रहा। अब मैं डीडी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू कंक्लूड द अरे कर लो सर, प्लीज सर। चलिए, थैंक यू दोस्तों। देखो संख्या तो कम रही, नो डाउट, लेकिन सुबह का समय अच्छा भी रहा। अब हमारे पास बाकी समय है शाम तक का, रात के 7, 8, 9 बजे तक, जैसा भी जिसका आउटलुक है अपना हिसाब से काम करने का। और कुछ काफी नई चीजें दीपक जी ने प्रकाश डाला और सेमिनार को इनकी क्वालिटी इंटरेक्टिव बना लेते हैं। और अच्छा भी है, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे लोग भी अटेंटिव हो जाते हैं और सुनते हैं उसको, तो कुछ तो एक कंटेंट हम लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को आज फायदा हुआ होगा इस चीज का, और बहुत अच्छा रहा। मैं दीपक जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे और बहुत बिजी होते हुए भी अपना समय निकाल के हमको दिया, तो हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी? मैं कहा थैंक यू वंस अगेन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और संदीप जी, बीइंग ए कन्वीनर, यू हैव टू, लाइट चली गई मेरे। थैंक यू सो मच। आप सभी आए, आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी जी आप आए, अपना आशीर्वाद बनाए रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अब समय हो चुका है विदा लेने का, अब फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बस सितंबर में हम सेमिनार नहीं कर पाएंगे, आप अपना काम एग्जीक्यूट करें, और अगर डेट वेट बढ़ी तो हम सोच लेंगे, अदरवाइज हम अक्टूबर में मिलते हैं। जी। मीनवाइल बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।